हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 ऑफ द सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा फॉर द ₹150 ओनली। आप इसके नोट्स परचेज कर सकते हैं। करता है आज की वीडियो को स्टार्ट। आईएमसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो आपकी आईएमसी होती है। यानी कि जब आप सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल्स को कंबाइन कर देते हो, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इन सबको आप कंबाइन करके एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी बनाते हो कि आपको किस तरीके से अपने कस्टमर तक मैसेज पहुंचाना है, आपको किस तरीके से उनको कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आप क्लियर तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से उनसे बात कर सकते हो। तो इसी को हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि हर डिपार्टमेंट जो है अलग अलग वो अपना खुद का सेपरेट प्रमोशन कर रहा है। तो आईएमसी जो होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वो आपकी सारी चीज़ों को एक साथ ले आता है, एक सिंगल ऑर्केस्ट्रा बना देता है जो कि एक शांतिपूर्ण तरीके से काम करता है आपका। ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर हम समझें इसकी, तो आप एक ब्रांड सोचिए, जैसे कि कोका कोला हो गया। उसके ऊपर आपका टीवी एड्स आता है, जैसे कि ओपन हैप्पीनेस, कि खुशियों को खोलो। और बिलबोर्ड के अंदर जो है वही सेम फील आपको दिखेगी, और जो सोशल मीडिया के पोस्ट डालेंगे उस पर भी आपको सेम फील दिखेगी। तो ठीक है। और जो है आपको जहाँ पर वो बिक रही होगी वहाँ पर भी आपको सेम थीम दिखेगी, जिस स्टोर के अंदर वो बिक रही होगी। तो इसी को हम आईएमसी बोलते हैं। यानी कि सारी कम्युनिकेशन जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, कि जैसे कि ओपन हैप्पीनेस, इसी की तरफ सारी जो है कम्युनिकेशन जा रही हैं। तो इसी को हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो आईएमसी का मतलब यही होता है, जब हम एक ब्रांड का एक मैसेज बनाकर एक ही आवाज़ पेश करें तो उसको आईएमसी बोला जाता है। आईएमसी की डेफिनेशन देखेंगे। फ्लिप कॉटलर ने हमारी डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बोला था आईएमसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो है कंपनी जो है इंटीग्रेट करती है और कोऑर्डिनेट करती है अपने सारे कम्युनिकेशन चैनल को, ताकि वो क्लियर, कंसिस्टेंट और कंपेलिंग मैसेज पहुंचा सकें। नेक्स्ट आता है आपका अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, जिसको एएमए बोला जाता है। तो आईएमसी जो है उसने क्या डेफिनेशन दी थी कि आईएमसी एक ऐसा प्लानिंग प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन किया गया है कि जो भी सारी ब्रांड हैं, ठीक है, वो जो अपना कॉन्टैक्ट बनाती हैं कस्टमर्स के साथ, वो रेलिवेंट और कंसिस्टेंट कॉन्टैक्ट बनाकर रखें। तो उसी चीज़ को हम आईएमसी बोलते हैं। डॉन स्कल्स ने, जिनको फादर ऑफ आईएमसी भी बोला जाता है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि आईएमसी एक ऐसा स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कोऑर्डिनेटेड, मेजरेबल, परसुएसिव ब्रांड कम्युनिकेशंस को। ठीक है। ये जो डेफिनेशन दी गई थी डॉन स्कल्स द्वारा दी गई थी। और अगर आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये लिख सकते हो कि आईएमसी एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच है जहाँ पर हम सारे प्रमोशनल टूल्स को यूनिफाइज करते हैं, एक जगह लेकर आते हैं, जिससे हमारी कंसिस्टेंट मैसेजिंग बनती है और हम ये इंश्योर करते हैं कि इसका कस्टमर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। ठीक है। अब इवोल्यूशन क्या हुआ है हमारी आईएमसी का। तो जो आईएमसी एकदम से रातों रात उभर कर नहीं आ गई, वो टाइम टू टाइम चेंज होती गई है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेज था वो था मास मार्केटिंग एरा, जो कि आपका 1950 से लेकर 1970s तक चला। यहाँ पर जो है कंपनीज एक ही मैसेज यूज करती थी हर किसी के लिए। जैसे कि यहाँ पर बेसिकली एडवर्टाइजिंग ही होती थी, मेनली जो होती थी टीवी के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू होती थी, और यही सारी चीज़ें डोमिनेंट थी जो कि उस टाइम पर चलती थी। और यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन नहीं होता था, हर टूल अपने आप में अलग अलग तरीके से काम करता था। फिर स्टेज 2 आया आपको, जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। 1980 के अंदर उन्होंने ये देखा, बिजनेसेस को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि कस्टमर्स को कैसा मैसेज मिल रहा है, मिक्स मैसेज मिल रहा है, अलग अलग प्रमोशनल टूल से अलग अलग मैसेज मिल रहा है। तो उन्होंने सारे एड्स को कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर दिया, सारे पीआरस को, प्रमोशन को एक ही जगह कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर दिया। स्टेज 3 आया फिर आपको स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन को, जो कि 1990s के अंदर आया है, जहाँ पर जो डॉन स्कल्स थे उन्होंने आईएमसी का कॉन्सेप्ट लेकर आया और उसको एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस बोला गया। यहाँ पर जो फोकस शिफ्ट हुआ वो पहले कम्युनिकेशन टूल से लेकर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और उसके बिहेवियर पर शिफ्ट हो गया, और कंपनी ने जो है अपने डेटा बेसिस का और कस्टमर इंसाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आईएमसी करने के लिए। फिर स्टेज 4 आया आपका डिजिटल रेवोल्यूशन का, जो कि आपका चला 2000 से लेकर 2010 तक। यहाँ पर सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, और ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई थी। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सारी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई थी। टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो गई थी, यानी कि ब्रांड्स ने अपने कंज्यूमर्स के साथ बात करने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है।
और फिर स्टेज 5 आया आपका, जो कि मॉडर्न आईएमसी है, जो कि 2015 से लेकर अब चल रहा है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट अब डेटा ड्रिवन हो चुका है और यहाँ पर पर्सनलाइज कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर लिया सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, कंटेंट मार्केटिंग का, एआई बेस्ड एड्स जितने होते हैं, एनालिटिक्स का, इन सब चीज़ों का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लिया। और यहाँ पर जो मेन फोकस है वो कस्टमर के एक्सपीरियंस पर होता है, सारे टच पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारी आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारी आईएमसी की। तो आईएमसी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। और इस आईएमसी के बेनिफिट ये होते हैं कि सबसे पहला तो आपकी मैसेज के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है, यानी कि कस्टमर्स को जो है सेम आइडिया मिलता है सब जगह से, और वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करते हैं और भरोसे को बढ़ाती है कस्टमर्स के साथ। हमारी ब्रांड इमेज को अच्छा करती है। जब एक ही मैसेज बार बार एक इंसान को मिलेगा तो उससे हमारी ब्रांड इमेज अच्छी होगी और लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांड आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी। और सबसे तीसरी बात यह है कि कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, यानी कि जब सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। इससे हमारा पैसा भी बचेगा मीडिया के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर। ठीक है। फिर और ये है चौथी बात की कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट अच्छा होगा, यानी कि जब हम कंबाइन एफर्ट डालेंगे, तो जब सब लोग मिलकर एक एफर्ट डालते हैं तो उसका वो जो एफर्ट होता है ना, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है। एक जगह के प्रमोशन से लेकर, अगर आप एक जगह से प्रमोशन कर रहे हो, बट अगर आप सारी जगह से मिलकर करो तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है ना। जैसे कि छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, वो एक पूरी पावरफुल रिवर बनाती है। तो इसी तरह से छोटे छोटे आपके स्टेप्स जो हैं एक पूरा पावरफुल आईएमसी का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और पांचवा ये है कस्टमर सेंट्रिक फोकस होगा, यानी कि आईएमसी जो शुरू होता है वो शुरू होता है मेनली कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर्स हमारे सेटिस्फायर हैं, यानी उनको वैल्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि जब भी वो खरीदें तो हमसे खुश होकर खरीदें, चीज़ें खुश होकर लेकर जाएं, और मतलब सेटिस्फायर हैं वो। और हमारी रीच अच्छी होगी जब हम मल्टीपल चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे, टीवी का, सोशल मीडिया का, ईमेल्स का, इन्फ्लुएंसर का, तो हमारी रीच अच्छी होगी। हम कहीं पर भी उन कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं जहाँ पर भी वो हैं, और इससे हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगी उनके साथ। अगर हम रेगुलरली मैसेज करते रहेंगे उन्हें, तो उन पर भरोसा और उनका हम पर भरोसा, हमारी लॉयल्टी जो है उनके साथ बनी रहेगी, और कस्टमर्स जो है हमारी ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और हमारी ही चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे, और इससे जो है हमारे मॉडर्न मार्केटिंग ट्रेंड सपोर्ट मिलेगा उनको। ठीक है ना। जो भी आज के टाइम में ओमनी चैनल मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, कंटेंट मार्केटिंग होती है, उनके लिए आईएमसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोल क्या है आईएमसी का मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर? तो आईएमसी जो है एक बड़ा रोल प्ले करती है मार्केटिंग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के हर स्टेप पर। सबसे पहले तो ये कस्टमर्स को समझने में मदद करती है। आईएमसी के थ्रू हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं और वो चाहते क्या हैं, वो बिहेव किस तरीके से करते हैं। और यहाँ जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये है कि सर्विस किए जाते हैं, सीआरएम किया जाता है, मार्केट रिसर्च की जाती है, और ये हेल्प करता है हमारे टारगेटेड डिज़ाइंस बनाने में और रेलिवेंट कम्युनिकेशन करने में हमारी मदद करता है। और फिर मार्केटिंग मिक्स बनाने में ये हमारी मदद करता है कि पुराने टाइम में 4 पीस थे, जो कि आज के टाइम में क्या हो गए हैं, 7 पीस हो गए हैं। तो आईएमसी जो है हमें सपोर्ट करता है प्रमोशन के एलिमेंट के लिए, मार्केटिंग मिक्स बनाने के लिए, कि प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कस्टमर्स तक क्लियरली जाए, उनको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाने में, और क्या प्लेस होनी चाहिए, चैनल डिसीजन क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन के साथ वो बनाने में, प्रमोशन कंसिस्टेंट हो सारे टूल्स के ऊपर, ये चीज़ करने में मदद करता है। और सर्विसिंग मार्केटिंग के अंदर 7 पीस होते हैं। फिर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के अलावा जो 3 पी आते हैं, जैसे पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, मैसेजिंग, इन सब में भी हमारी आईएमसी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आईएमसी के तीसरा ये बात है कि आईएमसी ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद करता है, यानी कि मार्केटर्स यहाँ पर वो डिसाइड करेगा कि उसको अचीव क्या करना है, कि उसकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, ब्रांड इमेज बढ़े, कस्टमर एजुकेशन बढ़े, सेल्स बढ़े, बिहेवियर चेंज हो, एंगेजमेंट बढ़े। तो आईएमसी ये चीज़ इंश्योर करता है कि जितने भी टूल्स हैं वो इसी ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स वर्क करें, और एक यूनिफाइड मैसेज बनाने में मदद करता है। आईएमसी हमारी हेल्प करता है कि एक सिंगल कोर मैसेज बने, जो कि टीवी ऐड पर भी चले, न्यूज़पेपर में भी चले, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी वही चले, वेबसाइट पर बैनर भी उसी के लगे, व्हाट्सअप कैंपेनिंग भी उसकी की हो, इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट भी उसी का हो, पीआर आर्टिकल्स भी उसी के छपे। तो हर चैनल जो है एक ही थीम को एक्सप्रेस करता है, स्लाइड वेरिएशंस के साथ एक्सप्रेस करता है। और पांचवा है आपका कम्युनिकेशन टूल्स आपको सेलेक्ट करने में मदद करता है। आईएमसी आपकी हेल्प करता है कि आप स्ट्रेटेजिकली जो है चूज़ करोगे आपके लिए राइट मिक्स क्या होगा, एडवर्टाइजिंग होगा, सेल्स प्रमोशन होगा, पर्सनल सेलिंग होगी, पब्लिक रिलेशन होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग होगी, डिजिटल मीडिया होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगी, इवेंट या स्पॉन्सरशिप होगी, कि क्या तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा।
और नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करने में सारी एक्टिविटीज़ को। आईएमसी ये इंश्योर करता है कि डुप्लीकेशन ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, टाइमली सारी चीज़ें हों, स्मूथ फ्लो हो इन्फॉर्मेशन का और कंसिस्टेंसी रहे हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं वो पीआर टीम्स और डिज़ाइनर्स और डिजिटल मैनेजर्स जो हैं यहाँ पर सारे जो हैं मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं ताकि हमारी ब्रांड इमेज अच्छी हो या फिर हम आगे ग्रो हों। और फिर रिजल्ट्स को मेजर करने में यानी कि आईएमसी के अंदर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है कि सेल्स कितनी बढ़ी, वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आया, सोशल मीडिया से हमारे प्रोडक्ट कितना खरीदे जा रहा है, कस्टमर का फीडबैक क्या है, जो इन्वेस्टमेंट करी थी उससे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। तो इससे जो है हम अपनी स्ट्रेटजी सुधार सकते हैं रिजल्ट को मेजर करने के बाद। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस और उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं। तो कम्युनिकेशन जो होता है हमारा हार्ट होता है एएमसी का। अगर कम्युनिकेशन अनक्लियर होगी या फिर इनकम्प्लीट होगी तो जो बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होगी ना वो भी फेल हो जाएगी। इस वजह से हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझना, उसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों देखते हैं। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसका मतलब होता है जब स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ मैसेज हमारा बढ़ता है, सेंडर से लेकर रिसीवर तक जाता है। इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी कि मैसेज किस तरह बनता है, किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है, किस तरीके से रिसीवर उसे रिसीव करता है और उसको समझता है और उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। ठीक है ना, एक तरीके से कम्युनिकेशन ब्रिज है मार्केटर से जो कि ब्रांड है उससे उसकी ऑडियंस तक जो उसकी कस्टमर्स हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? सबसे पहले इंसान आता है हमारा सेंडर, जो हमारा सोर्स होता है। सेंडर वो इंसान होता है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कम्युनिकेशन को शुरू करती है। तो आईएमसी के अंदर जो सेंडर होता है वो कंपनी होती है, एडवर्टाइजर होता है या फिर ब्रांड होती है। तो सेंडर जो है वो जो भी मैसेज भेजना चाहता है वो सेंडर ही भेजता है। जैसे कि सेंडर ये मैसेज भेजना चाहता है कि हमारे फ़ोन की सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ है, तो वो जो है इस मैसेज को कम्युनिकेट करेगा सेंडर, फिर उसको इनकोड करेगा। इनकोड का मतलब ये है कि जो उसके दिमाग में आइडिया है उसको सिंबल में, वर्ड्स में, इमेज में, साउंड में, कलर्स में, जेस्चर में या फिर डिज़ाइन में उसको कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड ये दिखाना चाहती है, हैप्पीनेस दिखाना चाहती है, तो वो जो है वो हैप्पीनेस दिखाने के लिए स्माइलिंग फेसेस का यूज़ करेगी, ब्राइट कलर्स का यूज़ करेगी, चेयरफुल म्यूजिक्स का यूज़ करेगी जिससे हैप्पीनेस शो हो। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा मैसेज। मैसेज जो होता है वो हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है जो हम हमारे सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ आएंगी कि थीम क्या होगी, मेन सेलिंग आइडिया आपका क्या है, आपका स्लोगन क्या है, आप विजुअल्स क्या दिखा रहे हो और फीलिंग क्या दिखा रहे हो आप। जैसे कि एग्जांपल क्या है, कोका कोला का ऐड है, टेस्ट द फीलिंग, तो ये उसका एग्जांपल होगा। फोर्थ होगा आपका मीडिया कम्युनिके जो फोर्थ मीडिया या फिर कम्युनिकेशन चैनल एक ही चीज़ होती है आपकी। तो ये वो रूट है जिससे आपका जो मैसेज है वो सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल आप टीवी का इस्तेमाल कर रहा हो, रेडियो का, न्यूज़पेपर का, सोशल मीडिया का, वेबसाइट का, बिलबोर्ड का, साइन बोर्ड का, एसएमएस का, ईमेल का, आप किस मीडियम का इस्तेमाल कर रहा हो, किस मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हो जिससे आपका सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाए। तो ये हमारी मीडिया होती हैं। तो चैनल्स जो होते हैं वो पर्सनल और नॉन पर्सनल दोनों तरीके के हो सकते हैं। फिफ्थ हमारा इंसान आता है जो कि रिसीवर है, जो कि हमारी ऑडियंस है, यानी कि वो पर्सन या फिर वो ग्रुप जिसको वो मैसेज मिलेगा। तो मार्केटिंग के अंदर जो रिसीवर्स होते हैं वो कस्टमर्स होते हैं या फिर पोटेंशियल बायर होते हैं या फिर पब्लिक होती है। सिक्स्थ है कि वो डिकोड करता है, ये वो प्रोसेस होता है यानी कि जो रिसीवर है उसको जो मैसेज मिला है वो उसको समझता है और अंडरस्टैंड करता है। अगर इनकोडिंग और डिकोडिंग मैच हो गई तो हम ये समझते हैं कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने लग्जूरियस परफ्यूम का ऐड देखा और उसको ये समझ में आ गया कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि ख़रीदना अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो हम ये समझ लेंगे कि इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से की जा रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फीडबैक। ये रिसीवर का रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स होता है कि वो क्या देता है। फॉर एग्जाम्पल उसने ऐड देखा, उसने चीज़ खरीद ली, या फिर पोस्ट देखी तो लाइक कर दी, या फिर हमसे और डिटेल पूछ रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, या फिर हमारे कंटेंट को शेयर कर रहा है। तो फीडबैक जो है मार्केटर्स को हेल्प करता है ये समझने में कि जो है क्या चीज़ काम कर रही है और क्या चीज़ हमको इम्प्रूव करनी है कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी नॉइस। नॉइस वो कोई भी चीज़ जो हमारे मैसेज को डिस्टॉर्ट कर दे या फिर हमारे मैसेज के अंदर इंटरफेरेंस डाले उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं जैसे कि टीवी का सिग्नल नहीं आ रहा है, वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं कि बायस हो गया कि एक इंसान खरीदना ही नहीं चाहता हमारे प्रोडक्ट, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम बताना कुछ चाह रहे थे वो समझे कुछ तो उन्होंने लिया नहीं। लिंग्विस्टिक कि आप इतने डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा। कॉम्पिटिटिव नॉइस यानी कि हमारा कॉम्पिटिटर भी उसी तरीके के एड्स चला रहा है जैसे हम चला रहे हैं।
तो ये नॉइज़ हो गई। अब इफेक्टिवनेस क्या होती है हमारी कम्युनिकेशन की? कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जो आप मैसेज पहुंचा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ मैसेज क्या होनी चाहिए कि आप सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो और क्लियर विजुअल्स का यूज़ करो, जिससे हमारा कस्टमर्स कंफ्यूज ना हो, या फिर बहुत लंबा मैसेज भी मत डालो, ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैसेज डालो जो कि हमारे कंज्यूमर को समझ में ही नहीं आए। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी रखो, कि जो आपका मैसेज है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए सारी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आईएमसी यही इंश्योर करता है कि आप जो है सारी सेम थीम चला रहे हो अपने एड्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, पीआर के ऊपर। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मैसेज के अंदर, रेलेवेंस होनी चाहिए कि जो आपका मैसेज है वो कस्टमर की ज़रूरत को और उसके इंटरेस्ट को मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इको कॉन्शियस कंज्यूमर जो होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि वो रिसाइकलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, सस्टेनेबल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, तो आप उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाओ। फोर्थ है क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी कि आपका आइडिया सबसे अलग होना चाहिए जिससे कस्टमर की अटेंशन आपकी तरफ आए। जो क्रिएटिविटी होती है वो जो है डेली एडवर्टाइजमेंट तो वो लाखों करोड़ों देखते हैं जो कस्टमर्स हैं, तो अगर आपके ऐड थोड़ा क्रिएटिव होगा तो वो जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इमोशनल अपील होनी चाहिए, यानी कि जो आपका मैसेज है उनके इमोशन को टच करे कस्टमर्स के, कि हैप्पीनेस होनी चाहिए मैसेज के अंदर, या प्राइड, नॉस्टैल्जिया, फियर, एक्साइटमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ इमोशनल अपील आप दो जिससे वो जो है हमारे कस्टमर्स कनेक्ट कर पाए। और छठा है राइट टारगेट ऑडियंस तक आपका मैसेज पहुंचना चाहिए, यानी कि जो करेक्ट ग्रुप है जिसको वो खरीदना है तो उन्हीं तक मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर किसी और ऑडियंस तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है तो वो तो आपका वेस्टेड मनी होगा, यानी कि जो खरीद ही नहीं सकता उस तक मैसेज पहुंच गया तो फिर बेकार है। और अप्रोप्रिएट मीडिया चॉइस होनी चाहिए, यानी कि आप पहले ढंग से मीडिया को चूज़ करेंगी जहां से आपके टारगेट ऑडियंस तक मैसेज पहुंचे। जैसे कि अगर यूथ को आपको मैसेज पहुंचाना है तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब का इस्तेमाल करो। होम मेकर्स को पहुंचाना है तो टीवी, व्हाट्सअप का इस्तेमाल करो। प्रोफेशनल्स को पहुंचाना है तो लिंक्डइन का इस्तेमाल करो। और एट्थ होता है कि टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी, यानी कि राइट मैसेज जो है राइट टाइम पर अगर पहुंचे तो उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। अगर बहुत सारे मैसेज पहुंचाने लग जाओगे आप कस्टमर्स को तो वो इरिटेट हो जाएंगे, और अगर बहुत कम पहुंचाओगे तो उनकी अवेयरनेस खत्म हो जाएगी। तो टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नवा होता है प्रॉपर फीडबैक एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि जो कस्टमर्स हमारे फीडबैक दे रहे हैं उनको समझो, ठीक है ना। फीडबैक टूल्स का इस्तेमाल करो, उनसे फीडबैक्स लो, सर्वे करो उन लोगों से, कमेंट्स पढ़ो, रिव्यूज़ देखो, ब्रांड की ट्रैकिंग करो कि हमारा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है मार्केटिंग के अंदर। और नॉइस को कम करो, यानी कि आप इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखो कि बैरियर्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, पुअर मीडिया क्वालिटी ना हो। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन व्हीकल। कम्युनिकेशन व्हीकल वो स्पेसिफिक टूल, मीडिया ऑप्शंस या फिर चैनल्स होते हैं जो मार्केटर इस्तेमाल करता है अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए ऑडियंस तक। अगर कम्युनिकेशन चैनल जो है रोड है तो कम्युनिकेशन व्हीकल एक कार है जो मैसेज को ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो अब अलग अलग टाइप की हमारी कम्युनिकेशन व्हीकल्स होती हैं। तो कम्युनिकेशन व्हीकल जो है दो टाइप में बटी हुई है, एक हमारी है पर्सनल और एक होती है हमारी नॉन पर्सनल, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मॉडर्न डिजिटल व्हीकल्स भी होती हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन व्हीकल जो आती है इसके अंदर जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सेंडर्स का रिसीवर के साथ। कि पहला तो ये आ गया कि आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, आप उनके गेट पे जाकर फेस टू फेस इंटरेक्शन कर उनको बेच रहे हो चीज़ है। तो ये जो पर्सनल सेलिंग की जाती है वो एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए की जाती है, जैसे कार के लिए, इंश्योरेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इनके लिए पर्सनल सेलिंग की जाती है। दूसरा होता है टेली मार्केटिंग, जब आप बेच रहे हो या फिर प्रमोट कर रहे हो फ़ोन कॉल्स के थ्रू, कॉल कर करके आप बेच रहे हो अपनी चीज़ें, तो वो टेली मार्केटिंग है। डायरेक्ट मार्केटिंग होती है कि आप ईमेल भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, कैटलॉग सेंड कर रहे हो, ब्रोशर सेंड कर रहे हो, किसी खास लोगों को ये मैसेज भेज रहे हो। जैसे कि अमेजोन जो है वो किसी को पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देता है, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग का ही पार्ट होगा। वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस चल रहा है, यानी कि कस्टमर जब अपने रिव्यू शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ तो वो लोग भी आपसे जो है चीज़ें खरीद रहे हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिबल कम्युनिकेशन व्हीकल्स मानी जाती है। नेक्स्ट आता है सोशल सेलिंग या फिर इन्फ्लुएंसर डीएम्स, यानी कि जब आप इन्फ्लुएंसर्स का या फिर ब्रांड रेप्स का इस्तेमाल कर रहा हो कि पर्सनल मैसेजिंग करने के लिए कि वो पोटेंशियल बायर तक आपके मैसेज पहुंचा दें, तो उसको सोशल सेलिंग या फिर इन्फ्लुएंसर डीएम्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन व्हीकल। ये वो व्हीकल होते हैं जो लार्ज ग्रुप या फिर पीपल्स तक हमें पहुंचाने होते हैं एक ही टाइम पर। फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टाइजिंग कर दी, कि जो टीवी एडवर्टाइजमेंट होता है, रेडियो एड्स होते हैं, न्यूज़पेपर एड्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, सिनेमा एडवर्टाइजिंग होती है, आउटडोर मीडिया हो गया, बिलबोर्ड हो गया, होर्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। तो एडवर्टाइजिंग अगर आप करते हो तो बहुत सारे लोगों को आपकी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस मिल जाएगी। सेल्स प्रमोशन यानी डिस्काउंट देना, कूपन देना, बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर देना, कैशबैक देना, सैंपल्स देना, लॉयल्टी कार्ड देना,
ये वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स के टूल्स होते हैं जो हमारी सेल्स को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक रिलेशन, जैसे कि आप प्रेस रिलीज करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हो, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हो, CSR एक्टिविटी करते हो। तो जो अगर PR होगी आपकी, तो आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी और क्रेडिबिलिटी बनेगी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका इवेंट एंड एक्सपीरियंस, ट्रेड फेयर्स के अंदर जाओ, एग्जीबिशंस में जाओ, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कराओ, रोड शो करो, स्पॉन्सरशिप इवेंट्स करो। ये कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो डायरेक्टली आपके ब्रांड का एक्सपीरियंस ले सकें। नेक्स्ट आती है हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन व्हीकल। तो जो मॉडर्न IMC आया है वहाँ पर डिजिटल व्हीकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए आज के टाइम पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। यहाँ पर एड्स इतने चलते हैं, रील्स, स्टोरीज, पोस्ट, कोलैबोरेशन के थ्रू आप ब्रांड अवेयरनेस फैला सकते हो। वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स हो गए, जैसे कंपनी की वेबसाइट हो गई, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, कंटेंट ब्लॉग्स हो गए, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज हो गए। इससे जो है कस्टमर एजुकेट होता है और उसका परचेज डिसीजन जो है बढ़ता है। सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, जैसे गूगल एड्स चलाए जाते हैं, यूट्यूब एड्स चलाए जाते हैं, पे पर क्लिक कैंपेन होता है। ये टारगेट यूजर्स को मदद करता है, यानी कि जो जिनको स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो भी डालते हैं उनको ये मदद करता है वो प्रोडक्ट दिखाने में। ईमेल मार्केटिंग हो गई, इसके अंदर आप पर्सनलाइज न्यूज़लेटर भेजते हो, ऑफर भेजते हो, अपडेट्स भेजते हो, इवेंट्स इन्विटेशंस भेजते हो। ये बहुत ज़्यादा आपके कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा मेजरेबल होते हैं। मोबाइल मार्केटिंग हो गई, जब आप SMS का, ऐप नोटिफिकेशंस का, व्हाट्सअप मार्केटिंग का, मोबाइल एड्स का इस्तेमाल कर रहा हो। जब आपको इंस्टेंट या फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी होती है तब मोबाइल मार्केटिंग की जाती है। नेक्स्ट आ गई हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जब आप सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये यूथ के लिए और नीश मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट आ गई आपकी कंटेंट मार्केटिंग, जब आप ब्लॉग बनाते हो, ई बुक, इन्फोग्राफिक, ट्यूटोरियल, पॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हो तो उसको कंटेंट मार्केटिंग बोला जाता है। इससे हमारे कस्टमर्स एजुकेट होते हैं और उनका हम पर भरोसा बढ़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड या फिर इमर्जिंग कम्युनिकेशन व्हीकल्स, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी एड्स आ गए, यानी कि जब आप ट्राई ऑन फीचर्स कर सकते हो मेकअप्स का, क्लोथ्स का, फर्नीचर्स का, ठीक है ना। इसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी वाले एड्स आते हैं। जैसे आप अमेजोन पर देखोगे कोई प्रोडक्ट है, प्रिंटर है फॉर एग्जांपल, तो उसकी आप VR देख सकते हो, आप कैमरा ऑन करके देख सकते हो कि उसका साइज कितना है, वो आपके टेबल पर कितना लगेगा। और चैटबॉट्स और AI बेस्ड असिस्टेंट्स का आज के टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कस्टमर की इंटरेक्शन को आप ऑटोमेटेड कर सकते हो। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग की जा रही है, यानी आप AI से जो है ऑटोमेट कर रहे हो सारे अपने डिजिटल एड्स वगैरह, ठीक है। और इंटरेक्टिव एड्स जैसे पोल्स आ गए आज के टाइम में, क्विजेस, प्लेबल एड्स हो गए, अलग अलग टाइप के एड्स आने लगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 के साथ, बस कुछ ही देर में। जिसको भी नोट्स परचेस करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 2 ऑफ द सब्जेक्ट इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टेलीग्राम दोनों जगह आपको दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा फॉर द ₹150 ओनली। आप हमारे टेलीग्राम पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं चारों यूनिट के। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट। यूनिट नंबर 2 आपका प्रोसेस ऑफ IMC प्लानिंग। IMC प्लानिंग मॉडल देखते हैं। सबसे पहले IMC की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो कि आपको पता ही है। तो जो IMC प्लानिंग होती है वो कंपनी को हेल्प करती है कि वो एक राइट मैसेज बना सके, राइट ऑडियंस के लिए मैसेज बना सके, और एक राइट मीडिया को चूज़ कर सके और राइट टाइम को चूज़ कर सके, ताकि जो उसके मार्केटिंग आउटकम है वो उसके अचीव हो पाए। तो इसी चीज़ को हम IMC प्लानिंग मॉडल कहते हैं। तो इसके अंदर हम कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं वो समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप रिव्यू करोगे अपने मार्केटिंग प्लान का, यानी कि आप कुछ भी कम्युनिकेशन करने से पहले जो मार्केटर्स होता है उनको ये समझना चाहिए कि उनके कंपनी का गोल क्या है, उनकी टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं, और उनके प्रोडक्ट के क्या खासियत हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, और उनका मार्केटिंग मिक्स क्या है, क्या वो 4Ps को अच्छे से समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो इससे जो है उनको फाउंडेशन मिल जाएगी कि IMC प्लान को हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। फिर दूसरी आपको सिचुएशनल एनालिसिस करनी है, यानी कि आप अपने करंट एनवायरनमेंट समझो ब्रांड के कि क्या चल रहा है। आप स्वॉट एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रेंथ देखो, वीकनेस देखो, अपॉर्चुनिटीज़ देखो और अपने थ्रेट देखो, और आपका कॉम्पिटिटर मार्केटिंग में कैसा चल रहा है वो देखो। कंज्यूमर के बिहेवियर को समझो, मार्केट के ट्रेंड को समझो, और मार्केट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है उसे समझो। इससे आपको ये
मदद मिल जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि आज के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कौन किस तरीके से कम्युनिकेशन सपोर्ट जो है आपका उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी टारगेट ऑडियंस देखो, यानी कि मार्केटर्स को ये चूज़ करना होता है कि किसके साथ उनको कम्युनिकेट करना है, यानी टारगेट ऑडियंस कौन है उनकी। आप अपने डेमोग्राफिक के हिसाब से अपनी टारगेटिंग कर सकते हो कि किस एज के लोगों को बेचना है, किस जेंडर के, किस इनकम के लोगों को बेचना है, या फिर साइकोग्राफिक्स के हिसाब से कि किस इंटरेस्ट के लोगों को हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, कौन से लाइफ स्टाइल वाले लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। या फिर बिहेवियर टारगेटिंग भी होती है, यानी कि लोगों का परचेज पैटर्न क्या है, यूजेज लेवल क्या है, उसके हिसाब से आप टारगेटिंग करो। ज्योग्राफी के हिसाब से कि इस लोकेशन के लोग ज़्यादा खरीदते हैं, उस लोकेशन के कम खरीदते हैं। तो इसकी भी चीज़ समझ में होनी चाहिए कि ऑडियंस की जो है, ऑडियंस के हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, इसके थ्रू भी हम अपना एक इफेक्टिव मैसेज बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने आईएमसी का ऑब्जेक्टिव देखो, यानी इसके अंदर आपके ये स्टेप्स आएंगे कि आप अपने सारे सेल्स ऑब्जेक्टिव देखो कि आपको अपने सेल्स कितनी बढ़ानी है, आपको अपना रेवेन्यू कितना बढ़ाना है, और कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, आपके अवेयरनेस कितनी है, लाइकिंग प्रेफरेंस कितनी है, ट्रायल करके देखो, लॉयल्टी देखो। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी, स्टेप्स चेक करने होंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए वो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। फिर उसके बाद आप बजटिंग करो, यानी कि मार्केटिंग टीम को ये डिसाइड करना चाहिए कि कितना पैसा एडवर्टाइजिंग में लगाना है, कितना प्रमोशन में, कितना पीआर में, कितना डिजिटल मार्केटिंग में, कितना इवेंट्स में। तो जो ज़्यादातर बजटिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वो सेल्स की परसेंटेज के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क के हिसाब से, और कॉम्पिटिटिव पैरिटी के हिसाब से, और अफोर्डेबल मेथड के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप अपनी आईएमसी की स्ट्रेटेजी बनाओ, यानी यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, मैसेज की स्ट्रेटेजी बनाओगे कि आपको क्या मैसेज पहुँचाना है, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी बनाओगे कि किस तरीके से वो मैसेज पहुँचाना है, और मीडिया स्ट्रेटेजी बनाओगे कि कौन से मीडिया के थ्रू आपका वो मैसेज पहुँचाना है। और जो आपका वो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए, और कंसिस्टेंट होना चाहिए सारी प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद आप अपने आईएमसी टूल को चूज़ करो, यानी कंपनी जो है मिक्स चूज़ करे कम्युनिकेशन टूल को, कहीं पर एडवर्टाइजिंग भी करे, सेल्स प्रमोशन भी, पब्लिक रिलेशन भी, डायरेक्ट मार्केटिंग भी, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप। इतने सारे जो है उनके पास अवेलेबिलिटी होती है आईएमसी टूल्स की, तो वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से। फिर आप अपने आईएमसी प्लान को इम्प्लीमेंट करो, यानी कि यहाँ से आप अपनी एक्चुअल एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे कि आप एक ऐड बनाओगे, उसकी डिजिटल कैंपेन चलाओगे, उसके प्रमोशन को लॉन्च करोगे। ठीक है, और एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करोगे और अपने मीडिया प्लान्स को शेड्यूल करोगे। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये चीज़ ये इंश्योर करता है कि जो आपका प्लान है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर नहीं कर रहा। फिर उसको जो है आप रेगुलरली मॉनिटर, इवैल्यूएशन और कंट्रोल करते रहो, यानी कि मार्केट जो है ये चीज़ आप देखते रहो, मार्केटर्स को ये चीज़ें देखती रहनी चाहिए कि कितने लोगों ने उसका मैसेज देखा, क्या उसकी सेल बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्या ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ी, क्या कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज हुआ। तो जो टूल यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सर्वेस किए जाते हैं, सेल डेटा देखा जाता है, वेबसाइट एनालिटिक्स किया जाता है, मार्केट फीडबैक लिया जाता है, यानी यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि जो आईएमसी का प्लान है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और अगर नहीं कर पा रहा तो उसके से रिलेटेड चेंज करे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करा जाता है, समझा जाता है कंज्यूमर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट समझा जाता है। ठीक है, कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि कितना टाइम, कितना एफर्ट और कितना इंटरेस्ट जो है हमारे कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में लगा रहा है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना अलग अलग लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती है, डिपेंड करता है उसके प्राइस पर, उसके रिस्क लेवल पर, उसकी पर्सनल इंपॉर्टेंस पर, और उसकी फ्रीक्वेंसी पर कि कितना खरीदा जा रहा है। अगर हाई इन्वॉल्वमेंट वाली चीज़ है, यानी कि जहाँ पर जो है हाई इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, जहाँ पर कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा सोचता है चीज़ को ख़रीदने से पहले। यहाँ पर ख़ासियतें ये होती हैं कि जो एक्सपेंसिव या फिर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल, सोशल और परफॉर्मेंस का। और कंज्यूमर जो है यहाँ पर ब्रांड्स को जो है बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो चीज़ खरीदता है, जैसे कार्स हो गई, लैपटॉप्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, होम अप्लायंसेज हो गए। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ कर खरीदता है। तो जो आईएमसी की स्ट्रेटेजी होती है हाई इन्वॉल्वमेंट के लिए वो ये होती है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कार है तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दो, उसकी रैशनल अपील्स दो, और एक्सपर्ट के रिव्यूज़ दिखाओ, उससे रिलेटेड लॉन्ग एड्स चलाओ, कंपैरिजन चार्ट बनाओ, टेस्टिमोनियल बनाओ,
ठीक है, टेस्टिमोनियल्स बनाओ जिससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और जो लो इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं, जो कंज्यूमर यूं ही खरीद लेता है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसकी खासियत ये होती है कि ये सस्ते होते हैं या रिस्क कम होता है और रूटीन परचेज करता है कस्टमर। इसका रेगुलरली वो खरीदना उसको पड़ता ही रहता है, जैसे साबुन, चिप्स, टूथपेस्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें लो इन्वॉल्वमेंट वाली हो गई। तो आईएमसी की जो स्ट्रेटेजी होती है लो इन्वॉल्वमेंट के लिए, वो ये है कि एक ही मैसेज बार बार रिपीट करो और पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव बनाओ जिससे कस्टमर भी हमारा अट्रैक्ट हो। एक इमोशनल अपील डालो अपने मैसेज में और बार बार एडवर्टाइजिंग के थ्रू रिमाइंड कराते रहो और पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले करो। और जो मीडियम इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं, यानी कि जो मॉडरेट होते हैं, कि यहाँ पर कस्टमर थोड़ा तो एफर्ट डालता है बट बहुत ज़्यादा नहीं डालता है, जैसे कि कपड़े हो गए, कॉस्मेटिक हो गए, जूते हो गए, छोटे मोटे गैजेट्स हो गए। तो यहाँ पर जो आईएमसी की स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है वो ये की जाती है, यहाँ पर आप रैशनल और इमोशनल दोनों अपील्स का इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया कंटेंट बनाओ इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा, ब्रांड पर्सनैलिटी दिखाओ, डिस्काउंट करो, ऑफर दो। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो सेट किए जाते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हमें ये बताते हैं कि जो आईएमसी का जो मैसेज है वो किस तरीके से जो है कंज्यूमर तक पहुंचा जाएगा, यानी कि किस तरीके से चीज़ें होंगी हमारी। ठीक है ना, कि क्या जो है आईएमसी का जो मैसेज है वो अचीव करना चाहता है अपने कंज्यूमर्स से। तो दो टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है हमारी सेल बढ़ जाए, हमारा मार्केट शेयर बढ़ जाए या हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल कि हम ये चाहते हैं कि हमारी 6 महीनों के अंदर 15% से सेल बन जाए, या फिर हमारा ऑनलाइन ऑर्डर इंक्रीज़ हो जाए, या फिर हमारे नए कस्टमर्स का साइन अप बढ़ जाए, या फिर हमारी सीजनल सेल बढ़ जाए। तो ये इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सेल जो है आपकी डायरेक्टली लिंक होती है कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के साथ। ये जो है आपकी क्लियर होती है टाइम पीरियड के अंदर। और जो चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं वो ये है कि सेल जो है आपकी इन्फ्लुएंस की जाती है बहुत सारे फैक्टर के थ्रू। अगर प्राइस चेंज हो गया, कंपटीशन आ गया, इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंज आया, तो जो है कम्युनिकेशन जो है सिर्फ अकेली जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अगर आप ऐड बहुत ज़्यादा दे रहे हो बट चीज़ ही महंगी बेच रहा हो तो कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे। दूसरा होगा हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पर जो हमारा फोकस ये होता है कि जो कंज्यूमर की अवेयरनेस चेंज हो रही है, एटीट्यूड, नॉलेज, प्रेफरेंस, लॉयल्टी और इंटेंशन जो है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होता है। ये आपके हियरार्की और इफेक्ट मॉडल पर बेस्ड है। सबसे पहला तो है अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि कंज्यूमर्स को हमारे ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि उसको हमारे फीचर्स के बारे में और प्रोडक्ट और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइकिंग होनी चाहिए, यानी कि उसके दिमाग में एक पॉजिटिव फीलिंग डालो। ठीक है, सबसे पहले उसको अवेयर कराओ, फिर उसको नॉलेज दो, फिर उसके दिमाग में एक पॉजिटिव फीलिंग डालो। फिर प्रेफरेंस दो कि हमारी ब्रांड जो है और दूसरी ब्रांड से अच्छी है, और कन्विक्शन दो कि यानी उसको मौका दो कि वो खरीदे, और फिर वो परचेज जब कर लेगा वो उसका फाइनल एक्शन होगा। तो ये हियरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें कर चलती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का कि आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है 40 से लेकर 70% तक। 40 है अभी, आपकी 70% करनी है आपको। तो आप अपने कंज्यूमर को अपने न्यू फीचर्स के बारे में एजुकेट करोगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ाओगे अपनी ब्रांड के अंदर, अपनी ब्रांड इमेज अच्छी करोगे, उनको ट्रायल परचेज दोगे। इससे क्या होगी, आपकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी और आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ईजियर होते हैं मेजर करने के लिए। आप सर्विस के थ्रू मेजर कर सकते हो, सोशल मीडिया एंगेजमेंट के थ्रू देख सकते हो, वेबसाइट के ट्रैफिक के थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, कस्टमर्स के फीडबैक की साइड से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो कंपनी है वो क्या अचीव करना चाहती है अपने कम्युनिकेशन एफर्ट्स के थ्रू, यानी कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, सोशल मीडिया पीआर के थ्रू क्या चीज़ें अचीव करना चाहती है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये मेंटल रिस्पॉन्स होते हैं कंज्यूमर के, ये डायरेक्टली सेल्स के ऊपर नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि जो कस्टमर्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, या फिर क्या समझते हैं वो हमारा मैसेज देखने के बाद। ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव होता है। वो अलग अलग टाइप के आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले कि आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ये जानें कि आपकी ब्रांड भी है मार्केट के अंदर। तो जो नए प्रोडक्ट हैं उनके लिए ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ब्रांड की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंज्यूमर्स को पता हो उस फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस के बारे में। तीसरा, ब्रांड लाइकिंग होनी चाहिए, यानी कि उनके दिल में एक पॉजिटिव फीलिंग डालो या फिर एक इमोशन डालो अपनी ब्रांड की तरफ से। ब्रांड प्रेफरेंस करें, यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं सिर्फ
कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर आपके ब्रांड खरीदें। ब्रांड कन्विक्शन करो, यानी कि कंज्यूमर्स को ये भरोसा हो जाए कि आपकी ब्रांड जो है वो बेस्ट चॉइस है और इससे अच्छी कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। परचेज इंटेंशन करो, यानी कि कंज्यूमर्स को इनकरेज करो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। ट्रायल और रिपीट परचेज कराओ, यानी कि फर्स्ट टाइम यूज़र जो आ रहा है उनको फिर ट्राई करने के लिए प्रोडक्ट दो और रिटर्न दो, जिससे क्या नाम है वो जो है कस्टमर्स बार बार वापस आएँ। ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाओ, यानी कि लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर्स बढ़ाओ। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव जो है आपका हियरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल को फॉलो करते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको। अब क्लासिक रिस्पॉन्स हियरार्की मॉडल क्या होता है हमारा, यानी ये जो मॉडल है ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। कि जैसे शुरू में उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, फिर वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है तो किस तरीके से आगे बढ़ता है। यानी कि ये जो है मार्केटर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस क्या है और इस यहाँ पर किस तरीके से एटीट्यूड बनता है और आईएमसी का मैसेज कहाँ पर फोकस होना चाहिए। तो दो टाइप के जो ये वाइडली यूज मॉडल जो क्लासिक मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं, एक AIDA मॉडल है, दूसरा है आपका हियरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। AIDA मॉडल जो है वो है अटेंशन इंटरेस्ट डिज़ायर एक्शन मॉडल, ठीक है ना। तो AIDA जो है सबसे पुराना और सबसे सिंपल मॉडल है ये समझने के लिए कि एडवर्टाइजिंग काम किस तरीके से करती है। सबसे पहले तो इसके अंदर A आता है जो है आपका अटेंशन, यानी कि सबसे पहले जो है जो आपका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए वो कस्टमर की आंखों को कानों को जो है ना कैच कर ले वो चीज़, ठीक है ना। यानी कि आपकी हेडलाइन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, इमोशनल हुक वो हो उसके साथ अटैच हो, और एक अनएक्सपेक्टेड विजुअल होना चाहिए जो कस्टमर ने सोचा ही ना हो। यानी एक बोल्ड ऐड चल रहा है या फिर एक कैची यूट्यूब थंबनेल है जिसको देखकर कस्टमर्स उस पर क्लिक कर रहे हैं। दूसरा उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब एक बार उनकी अटेंशन आ गई आपकी तरफ तो आपका जो है मैसेज ऐसा होना चाहिए कि वो जो है इंटरेस्ट से आपकी बात को सुने, ठीक है ना। यानी यहाँ पर इस स्टेज के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और वो उन लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कंज्यूमर्स की लाइफ में किस तरीके से फिट होगा। फॉर एग्जांपल एक वीडियो ऐड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी एवरीडे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेगा। तीसरा फिर उसके कंज्यूमर के अंदर डिज़ायर जगाओ, यानी फिर कंज्यूमर्स को ये होने लगता है कि अब तो मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। यानी कि आपका मैसेज जो है वो उसके इंटरेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग में बदल दे, ठीक है ना। कि अब जो है आप उसको इतने बेनिफिट्स दिखाओ, इतने यूनिक फीचर दिखाओ, इमोशनल वैल्यू कनेक्ट करो, सोशल स्टेटस कनेक्ट करो कि उसकी इच्छा हो जाए उसको खरीदने की। फॉर एग्जांपल आप उसको दिखाओ कि ये जो फ़ोन है जो आपकी कंपनी बना रही है उसका किस तरीके से लाइफ स्टाइल और स्टेटस अच्छा कर देगा, तो वो खुद ही बढ़ेगा उस चीज़ को खरीदने की तरफ आगे। फिर वो लास्ट में क्या करेगा, एक्शन करेगा। ये वो फाइनल स्टेज होता है जहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता है या फिर वेबसाइट पे आता है या साइन अप करता है या फिर कॉल करता है इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर क्लियर कॉल टू कॉल एक्शन होता है, ठीक है। यानी कि बाय नाउ, ऑर्डर टुडे या फिर विजिट स्टोर, आप ऐसा करके लास्ट के अंदर अपने ऐड के अंदर दो जिससे जो है कस्टमर्स को पता लग जाएगी आपका प्रोडक्ट किस तरीके से उसे खरीदना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हियरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, ठीक है, जिसके अंदर जो हमने ऊपर भी देखा अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और परचेज। ये मॉडल जो है ये AID से थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 साइकोलॉजिकल स्टेजेस बताए गए हैं जिससे कस्टमर होकर जाता है। पहला स्टेज आता है अवेयरनेस का, यानी कि कंज्यूमर को पता लगता है कि आपका प्रोडक्ट भी है मार्केट के अंदर। फिर दूसरे स्टेज आता है नॉलेज का, यानी कि फिर कस्टमर समझता है कि आपका प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ है, क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट के अंदर। फिर स्टेज 3 आता है लाइकिंग का, यानी कि आपके प्रोडक्ट की तरफ उसकी लाइकिंग बढ़ती है, उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगने लग जाता है। स्टेज 4 आता है प्रेफरेंस का, यानी कि वो जो आपका ब्रांड है, ठीक है ना, वो आपके ब्रांड को प्रेफर करने लगता है, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा आपके ब्रांड के ऊपर ध्यान देने लगता है। स्टेज 5 आता है कन्विक्शन का, यानी कि वो इस बात से कन्विंस्ड हो जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वही उसके लिए ठीक है और कोई सा भी प्रोडक्ट उसके लिए ठीक नहीं है। और जो स्टेज 6 आता है परचेज का, कि वो लास्ट के अंदर जो है खरीद ही लेता है। तो अब ये जो मॉडल है ये यूज़फुल क्यों है, ये यूज़फुल इस वजह से है क्योंकि ये हमें ये शो करता है कि परचेज जो है ऐसे ही नहीं कर लेता कोई भी इंसान, ठीक है ना। तो कंज्यूमर सबसे पहले चीज़ों को सोचता है, फिर उसके अंदर फीलिंग आती है, फिर उसके बाद वो चीज़ें खरीदता है। इससे जो है आप अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो हर स्टेज के ऊपर कि कंज्यूमर जो है आपका ये प्रोडक्ट खरीदे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका एस्टेब्लिशिंग द कम्युनिकेशन बजट, यानी कि जब आप IMC का बजट सेट करते हो, इसका मतलब ये सेट करते हो कि आप जो है कितना पैसा जो है एडवर्टाइजिंग पे खर्च करोगे, प्रमोशन पर, PR पर और डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च करने वाले हो। तो बजट का जो डिसीजन होता है वो इस चीज़ से इफेक्ट होता है कि आपको मैसेज की रीच कितनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, एक्सपोजर की
क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपकी कैंपेन की। तो जो 4 मेन मेथड जो इस्तेमाल किए जाते हैं आईएमसी बजट को सेट करने के लिए, सबसे पहला आता है आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। यहाँ पर ये होता है कि आपका बजट जो फिक्स किया जाता है वो परसेंटेज के हिसाब से किया जाता है कि आपकी करंट सेल कितनी है या फिर आपकी फोरकास्टेड सेल्स कितनी है, उसकी एक परसेंटेज जो है हम वो सेट कर लेते हैं, वो बजट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। एडवांटेज ये होता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप जो है कंपनी के साइज़ के हिसाब से आप अपने स्पेंड कर सकते हो बजट के ऊपर, और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है आज के टाइम में। नुकसान ये है कि यहाँ पर जो है सेल्स डिटरमाइन, यानी कि सेल्स के हिसाब से ही आपका एडवर्टाइजिंग बजट से सेट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर सेल गिर गई तो आपका बजट भी गिर जाएगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो जो स्टेबल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर प्रेडिक्टेबल सेल्स साइकिल चलती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है ये। अब दूसरा आता है आपका अफोर्डेबल मेथड, यानी कि कंपनी उतना ही स्पेंड करती है जितना वो अफोर्ड कर सकती हैं, यानी कि वो अपनी बिजनेस कॉस्ट कवर करने के बाद जितना उनके पास पैसा बचता है वो किस में लगा देती हैं, अपने एडवर्टाइजिंग वगैरह में लगा देती हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ये सिंपल और सेफ तरीका है, और जो छोटे बिजनेस हैं जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल तरीका है। नुकसान इसका ये है यहाँ पर आईएमसी स्ट्रेटजी को इग्नोर किया जाता है और बजट कभी कभी बहुत कम हो सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, और यहाँ पर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कुछ कनेक्शन नहीं होता। और जो नई छोटी कंपनीज होती हैं या फिर जो लो रिस्क एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव पैरिटी, जिसको मैचिंग कॉम्पिटिटर्स भी बोलते हैं। यानी जो है कंपनीज जो है उतना खर्च करती हैं जितना उनके कॉम्पिटिटर खर्च कर रहे होते हैं, उसी के अराउंड की एक फिगर जो है वो भी खर्च करने लग जाती हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं, ये हमारे मार्केट शेयर को मेंटेन करने में मदद करता है और प्रमोशनल वॉर ना हो उस चीज़ को अवॉइड करता है। नुकसान इसके ये हैं, यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी करेक्ट है, हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी गलत हो और आप भी उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलने लग जाए। और यहाँ पर कंपनी को यूनिक नीड्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो कॉम्पिटिटर कर रहा है उस हिसाब से चीज़ें करी जाती हैं। और जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है उनके लिए बेस्ट है, और जितने भी एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके लिए ये तरीका बेस्ट रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है। यहाँ पर जो बजट सेट किया जाता है वो इस तरीके से सेट किया जाता है कि आप अपने कम्युनिकेशन, जो आपके स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हैं, पहले वो सेट किए जाते हैं, फिर उसके बाद टास्क देखे जाते हैं कि क्या क्या काम होंगे इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद उन टास्क के अंदर कितना पैसा लगने वाला है वो डिसाइड किया जाता है। तो इसके नुकसान ये हैं, जब आपको लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड काम करना है तो आप ये करो, ठीक है। जब आपको ऑब्जेक्टिव और स्पेंडिंग के बीच में जब आपकी लिंक है, ठीक है ना, तो इसका ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि आपकी ऑब्जेक्टिव और स्पेंडिंग के बीच में एक बहुत अच्छा खासा तगड़ा लिंक है और ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। नुकसान ये है कि टाइम बहुत जाता है और यहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको फोरकास्टिंग करनी आनी चाहिए, और ये जो है महंगा होता है, ठीक है। प्लान करना ये थोड़ा महंगा पड़ता है। और जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको लॉन्ग टर्म आईएमसी प्लान्स बनाने हैं, जिनके हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड ऑफ्स इन बजट, यानी ट्रेड ऑफ्स का मतलब होता है जब आप चूज़ करते हो दो डिज़ायरेबल थिंग्स के बीच में, यानी कि जब आपको दो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, तो आप उन दो चीज़ के बीच में जिसको चूज़ करते हो उसी को ट्रेड ऑफ बोला जाता है। फॉर एग्जांपल रीच और फ्रीक्वेंसी के बीच में, रीच का मतलब ये है कि कितने लोग जो हैं आपका मैसेज देखेंगे, और फ्रीक्वेंसी ये है कि कितने टाइम वो मैसेज देखेंगे आपका। अगर आपका मान लो बजट लिमिटेड है, तो अगर आप रीच बढ़ाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो रीच कम हो जाएगी। दूसरा ये है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, यानी कि जो हाई क्वालिटी के ऐड होते हैं वो महंगे होते हैं जिसकी वजह से आप कम ऐड चलाओगे, और जो लो क्वालिटी के ऐड होते हैं वो क्वांटिटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा होते हैं बट उनका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म सेल वर्सेस लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग, यानी कंपनी को ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पैसा जो लगाना है वो इमीडिएट प्रमोशन में लगाना है कि डिस्काउंट दे दिया, ऑफर दे दिया, या फिर उनको लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग बनानी है कि अपनी इमेज बिल्डिंग एड्स चलाने हैं। फोर्थ आता है हमारा ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया, कि जो पुरानी ट्रेडिशनल मीडिया है जैसे टीवी प्रिंट, ये एक्सपेंसिव तो होते हैं बट इनकी रीच बहुत ज़्यादा है, और जो डिजिटल मीडिया है चीप तो है बट इनके लिए जो है आपको रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कुछ रीच आएगी। नेक्स्ट आता है आपका बजट एलोकेशन, जो आपका बजट एलोकेशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं पर आपका बजट एलोकेशन डिपेंड होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
में, जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ बस कुछ ही देर में। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 3 ऑफ द सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेस करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेस कर सकते हैं फॉर द ₹150 ओनली। ठीक है, करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। इंट्रोडक्शन डिज़ाइनिंग द IMC मिक्स। तो जब हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स को डिज़ाइन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से कम्युनिकेशन टूल्स का जो है कंपनी इस्तेमाल करेगी, किस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेगी, जिससे जो है कंसिस्टेंट मैसेज पहुंच जाए हमारी टारगेटेड ऑडियंस को। तो IMC जो है, IMC स्ट्रेसेस करती है इंटीग्रेशन के ऊपर। यानी इसका मतलब ये होता है कि सारे जो टूल्स हैं उनके अंदर एक सिंगल यूनिफाइड ब्रांड मैसेज होना चाहिए और सारी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट की जानी चाहिए, और जिस टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दूसरे टूल्स को सपोर्ट करें और उनको मजबूत बनाए। तो कम्युनिकेशन जो टूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होगा आपका पर्सनल कम्युनिकेशन टूल, नेक्स्ट होगा आपका मास कम्युनिकेशन टूल। तो पर्सनल कम्युनिकेशन टूल जो होते हैं आपके, इसके अंदर जो है आपकी इन्वॉल्व होती है डायरेक्ट इंटरेक्शन कंज्यूमर्स के साथ। यानी ये 2 वे कस्टमाइज होते हैं और ये ज़्यादा परसुएसिव होते हैं। यानी ये टूल जब ज़्यादा बेस्ट काम करते हैं जब प्रोडक्ट महंगा है या फिर टेक्निकल है और कस्टमर्स को उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत है, या फिर आपको रिलेशनशिप बनाना कस्टमर के साथ ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो 2 मेजर पर्सनल कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो तो एक है आपका पर्सनल सेलिंग, जिसका मतलब ये है जब फेस टू फेस इंटरेक्शन करके सेल्स पर्सन और पोटेंशियल कस्टमर्स के बीच में किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है, ठीक है ना। उससे जो है सेल्स पर्सन परसुएट करता है कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट खरीद ले। इसकी खासियतें ये होती हैं कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पर एक पर्सनलाइज मैसेज बोला जाता है और एक इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है आपको। आप जो बोल रहे हो वो आपको जवाब मिल जाएगा उस चीज़ का, और यहाँ पर ट्रस्ट और रिलेशनशिप अच्छा मजबूत होता है। जो जब कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू के प्रोडक्ट होते हैं तो उस टाइम पर ये पर्सनल सेलिंग इस्तेमाल की जाती है। अब अलग अलग टाइप की पर्सनल सेलिंग होती है। एक रिटेल सेलिंग हो गई कि यानी कि जब सेल्स पर्सन फाइनल कंज्यूमर्स तक चीज़ों को बेच रहा है, जैसे कि आपका शोरूम है तो वो रिटेल सेलिंग का पार्ट आएगा। नेक्स्ट हो गई आपकी इंडस्ट्रियल सेलिंग, यानी कि जब बिजनेसेस को या फिर इंस्टीट्यूशन को चीज़ें बेची जाती हैं तो उसको इंडस्ट्रियल सेलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी मिशनरी सेलिंग, यानी कि जब सेल्स पर्सन जो होता है वो गुडविल्स बनाता है और प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट डायरेक्टली चीज़ों को नहीं बेचता। नेक्स्ट होती है हमारी टेक्निकल सेलिंग। यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेंड सेलर्स होते हैं, यानी कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं कस्टमर्स की उनको सॉल्व करते हैं और उनको चीज़ें बेचते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला आता है आपका प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर देखो जो हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनको प्री अप्रोच करो, यानी कि उनसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लो और फिर उनको अप्रोच करो, यानी डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में आओ। फिर उनके साथ अपने प्रेजेंटेशन करो, यानी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताओ, उसकी खासियतें बताओ, और अगर वो कुछ ऑब्जेक्शन करते हो तो उसको हैंडल करो, यानी वो जो डाउट देते हो उसका आंसर करो, और फिर उसके बाद सेल्स को क्लोज कर दो, यानी उनके साथ एक फाइनल एग्रीमेंट करो और फॉलो अप करो। यानी कि जब चीज़ें बिक जाएँ, अगर उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है तो वो सेल सर्विसेज प्रोवाइड करो। फ़ायदे इसके ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा परसुएसिव है, और यहाँ पर जो है आप कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो और आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाती है। और जब B2B मार्केटिंग करनी होती है तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। कमी यही है कि महंगा बहुत ज़्यादा है, रीच बहुत कम है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आती है आपकी टेली मार्केटिंग। जब आप चीज़ें बेचते हो या फिर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, किसी को टेलीफोन कॉल्स करके या फिर वीडियो कॉल करके, उसको टेली मार्केटिंग बोला जाता है। इसकी खासियतें ये हैं कि यहाँ पर आप वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन होती है, आप अपना बोलते हो और वो सुनता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, और फास्टर आपको फीडबैक मिल जाएगा और आप जो है बहुत सारे लोगों तक क्विकली जो है रीच कर सकते हो। अलग अलग टाइप की आपकी टेली मार्केटिंग होती है। एक आती है आपकी इनबाउंड टेली मार्केटिंग, यानी कि जब कस्टमर जो है कंपनी को कॉल करता है क्वेश्चंस के साथ या फिर ऑर्डर के साथ, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर हो गया, कस्टमर सर्विस हॉटलाइन हो गई, तो इसको इनबाउंड टेली मार्केटिंग बोलेंगे। दूसरी होती है हमारी आउटबाउंड टेली मार्केटिंग, यहाँ पर कंपनी कस्टमर को कॉल करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक कॉल करता है आपको कि लोन ले लो या फिर क्रेडिट कार्ड ले लो, तो उसको आउटबाउंड मार्केटिंग बोला जाएगा। इसके फ़ायदे यही होते हैं कि ये खर्च ज़्यादा, इसके अंदर खर्चा नहीं लगता, पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा रखता है। जब
जब आपको लीड्स जनरेट करनी हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कन्वीनियंट होता है बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के लिए और फॉलोअप्स करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कमी यही है कभी कभी लोग इन प्रमोशनल कॉल्स को इग्नोर कर देते हैं, मैसेज की डेप्थ बहुत कम होती है और नेगेटिव परसेप्शन भी बन सकता है अगर आप रेगुलरली बार बार कॉल करते रहोगे अपने कस्टमर्स को। अब नेक्स्ट आती है हमारे मास कम्युनिकेशन टूल्स। मास कम्युनिकेशन टूल्स जो होते हैं वो हमारे मैसेज जो डिलीवर करते हैं वो बहुत बड़ी ऑडियंस को डिलीवर करते हैं और एक ही टाइम पर करते हैं, यानी कि ये वन वे होते हैं, नॉन पर्सनल होते हैं। और जब आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है प्रोडक्ट के बारे में तब ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो पहली चीज़ आती है वो आपकी आती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कोई भी पेड फॉर्म होती है आपकी नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज। जब एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर उसे उस चीज़ को करता है पेड फॉर्म के अंदर तो उसको एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। खासियतें ये होती हैं कि एक टाइप की पेड कम्युनिकेशन होती है, इसके बदले में आपको पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल, आउटडोर मीडिया का। नॉन पर्सनल होती है और रिपीटेटिव की जाती है, बार बार की जाती है और इसकी रीच भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ जाए, आपकी ब्रांड इमेज अच्छी बने और आपके नए प्रोडक्ट प्रमोट हों और ये आपके सेल्स एफर्ट को भी सपोर्ट करती है। अब अलग अलग टाइप की आपकी एडवर्टाइजिंग होती है जैसे इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, ये नए प्रोडक्ट के लिए होती है। और परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, जब आपको अपनी ब्रांड कंपैरिजन करना हो, आपको अपनी ब्रांड को दूसरे की ब्रांड से अच्छा दिखाना हो तो आप परसुएसिव एडवर्टाइजिंग करोगे। और रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग जब होगी जब आपकी ब्रांड बहुत ज़्यादा मैच्योर और लोगों को उसके बारे में पता है। रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग होती है ये जब परचेज सेटिस्फेक्शन के बाद होती है हमारी रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग। फ़ायदे ये हैं कि रीच बहुत ज़्यादा मिल जाती है, आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बन जाएगी और रिपीटेटिव मैसेज से जो है आपकी रिकॉल बढ़ जाएगी, लोग आकर आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। कमियाँ यही है कि खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, कोई पर्सनल टच नहीं होता और इसका इम्पैक्ट मेजर करना मुश्किल होता है कि कितनी एडवर्टाइजिंग से कितनी हमारी चीज़ें बढ़ी। नेक्स्ट जो तरीका आता है वो आता है पब्लिसिटी का। पब्लिसिटी जो है एक नॉन पेड तरीका होता है और ये एक टाइप की नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट या फिर कंपनी के बारे में, ठीक है। और ये जो मीडिया के थ्रू की जाती है और कंपनी इसके लिए कोई पे नहीं करती। फॉर एग्जांपल किसी ने न्यूज़ आर्टिकल छाप दिया, किसी ने प्रेस कवरेज ले ली, मीडिया ने मेंशन कर दिया, इस वायरल स्टोरीज हो गई तो वो पब्लिसिटी का पार्ट होंगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। फ़ायदे इसके ये हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई खर्चा ज़्यादा इसमें नहीं लगता, भरोसा लोगों को बढ़ता है क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ पर आई है, कोई भी इसका प्रमोशन नहीं कर रहा। कमियाँ यही हैं कि कंपनी जो है इस कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती और अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपके पब्लिक रिलेशन। पीआर के अंदर जो है हमें पीआर का मतलब होता है जब आप इमेज और रेपुटेशन जो है अपनी कंपनी की जो है मैनेज करो, ठीक है। आप अपने एक प्लान कम्युनिकेशन एफर्ट्स बनाओ, उससे आप अपनी इमेज और रेपुटेशन ठीक कर रहे हो कंपनी के तो उसको पीआर बोलेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि आपकी गुडविल बढ़े, क्राइसिस को आप मैनेज कर सको, आपका पॉजिटिव मीडिया रिलेशन बने और आप कम्युनिकेट कर सको अच्छे से स्टेक होल्डर्स के साथ। तो पीआर टूल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़, इवेंट स्पॉन्सरशिप। फ़ायदा इसका यही है बहुत ज़्यादा क्रेडिबल होती है, आपकी लॉन्ग टर्म इमेज बनेगी और आपका भरोसा बनेगा पब्लिक के साथ। कमी कमी यही है कि कंट्रोल करना मुश्किल है, इम्पैक्ट बहुत स्लो होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुल मैनेजमेंट आपको चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर आपके शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स आते हैं जिससे जो है कस्टमर आपकी चीज़ें खरीदता है। फॉर एग्जांपल आपने डिस्काउंट दे दिया, कूपन दे दिया, बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर दे दी, मेंबरशिप कार्ड दे दिए, फ्री सैंपल दे दिए, कॉन्टेस्ट करा दिया, सीजनल ऑफर दे दी। तो ये सब चीज़ें आपकी सेल्स प्रमोशन का पार्ट होंगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्विकली हमारी चीज़ें बिक जाएँ, हमारे स्टॉक क्लियर हो जाए और हमारे नए यूज़र्स हमसे कनेक्ट हों और जो है लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं उनको रिवॉर्ड मिले। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फ़ायदा यही होता है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा और आपकी जो शॉर्ट टर्म है उसके अंदर सेल्स बढ़ जाएगी और जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है आपकी कमी ये है कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। और अगर आप डिस्काउंट दोगे तो बहुत ज़्यादा तो उससे आपकी ब्रांड इमेज भी ख़राब हो सकती है और कस्टमर्स को जो है वेट करना पड़ सकता है ऑफर्स के लिए। अब रोल क्या होता है प्रमोशन का आईएमसी के अंदर, तो प्रमोशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आईएमसी के अंदर क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं कि जितने भी कम्युनिकेशन टूल्स हैं वो मिलकर काम करें ताकि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएँ। तो की रोल्स क्या होते हैं प्रमोशन के आईएमसी के अंदर? सबसे पहले तो ये है कि आपकी यूनिफाइड ब्रांड मैसेज बनाता है, यानी प्रमोशन से जो है ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पीआर, पर्सनल सेलिंग, डिजिटल मीडिया, इन सारी मीडियाज़ के थ्रू जो
मैसेज है वो एक सेम मैसेज जा रहा है, एक कंसिस्टेंट मैसेज जा रहा है। और दूसरा ये है कि आपकी ब्रांड इमेज अच्छी करती है। जब आप प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हो जैसे एडवर्टाइजिंग और पीआर का, तो आपके जो कस्टमर्स ब्रांड को देखेंगे उसको अलग तरीके से देखेंगे और आपकी ब्रांड इमेज अच्छी होगी। कस्टमर्स को परसुएड करेगी, यानी कि प्रमोशन से जो है आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट बताए जाते हैं और रीजंस बताए जाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, और उनको एक इमोशनल और रैशनल अपील दी जाती है। इससे जो है हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास अवेयरनेस आती है। फिर वो ही होता है IADA की अवेयरनेस आएगी, फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर उनकी डिज़ायर आएगी, फिर वो एक्शन ले लेंगे, उसको खरीद लेंगे। फिर इससे जो होगी उनकी स्टिमुलेट होगी डिमांड, यानी कि जो इतने भी शॉर्ट टर्म टूल्स होते हैं जैसे सेल्स प्रमोशन वगैरह, उससे लोग क्विकली चीज़ें खरीद लेते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी चीज़ें बिक जाती हैं। और ट्रायल जो होते हैं नए प्रोडक्ट के लिए वो भी इसके काम आते हैं। सपोर्ट होता है सेल फोर्स के लिए, जो एडवर्टाइजिंग और पीआर होता है वो हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है, और जो मेकिंग द जॉब ऑफ पर्सनल सेलिंग ईजियर, पर्सनल सेलिंग की जॉब को आसान कर देता है और कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करता है। जो पर्सनल सेलिंग, टेली मार्केटिंग और जो डिजिटल चैनल होते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी बनाने में मदद करते हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर मदद करता है। जो प्रमोशन जो है हमारा, वो हमारी ब्रांड को जो है कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखाने में मदद करता है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं और रिपीटेडली एक मैसेज पहुंचा रहे हैं और अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे हैं तो कस्टमर्स हमारी ब्रांड को और ब्रांड से अच्छा समझेगा। हम नेक्स्ट आते हैं हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन टूल। ये वो सारे इंटरेस्ट बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्राइवन मेथड होते हैं जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं रीच करने के लिए, इंगेज करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए कस्टमर्स को। ये टूल्स अलाउ करते हैं कि फास्टर कम्युनिकेशन हो, कस्टमर्स के साथ पर्सनलाइज मैसेज पहुंचे उन्हें, उनके साथ इंटरेक्टिव एंगेजमेंट हो, टू वे कन्वर्सेशन हो और बड़ी रीच हो जाए और सस्ते दामों में हो जाए। तो इसी को डिजिटल कम्युनिकेशन फोकस करता है। तो जो डिजिटल टूल्स हैं वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IMC के अंदर, क्योंकि आज के टाइम में जो कस्टमर्स है वो ज़्यादातर अपना टाइम ऑनलाइन बिता रहा है, ट्रेडिशनल मीडिया पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, सबसे पहला तरीका है आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, यानी पेड प्रमोशनल मैसेज चला सकते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, वेबसाइट्स के ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर, ऐप्स के ऊपर और सोशल मीडियाज़ के ऊपर। तो की फॉर्म्स जो होते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के, सबसे पहला तो होता है डिस्प्ले एड्स लगवाना, जैसे बैनर एड्स, पॉपअप एड्स, साइड एड्स और विजुअल एंड क्लिकेबल एड्स आप लगवा सकते हो। सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, जैसे पेड एड्स चलते हैं गूगल पर, गूगल एड्स जिसको बोला जाता है, ये कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे पेड एड्स चलते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, और ये जो है बहुत ज़्यादा टारगेटेड होते हैं और ये जो बेस्ड होते हैं वो डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। वीडियो एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे प्री रोल एड्स आते हैं यूट्यूब पर, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स आते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। पांचवा आपका नेटिव टाइप के एड्स हो गए, जो कि आपके नेचुरल कंटेंट्स के साथ मिले हुए आते हैं, जैसे कुछ स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती हैं न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर। ये फ़ायदे ये होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा टारगेटेड होते हैं, मेजरेबल होते हैं, यानी कि यहाँ पर व्यूज़, क्लिक्स और कन्वर्जन काउंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होती है यहाँ पर। कमी इसकी यही है कि एड ब्लॉकर जो होता है वो इनकी रीच कम कर देता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हो सकता है यूज़र जो हैं इस एड्स को इग्नोर भी करते हैं, यानी कि बैनर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है। ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस भी आते हैं जिसको डिजिटल PR बोला जाता है। डिजिटल PR का मतलब होता है जब कंपनीज की रेपुटेशन और रिलेशनशिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा मैनेज की जाती है। ठीक है, मेन एक्टिविटीज़ इसके अंदर ये आती है कि प्रेस रिलीज़ कर दी, ऑनलाइन पब्लिश कर दी और इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, ऑनलाइन मीडिया कवरेज ले ली, सोशल मीडिया के ऊपर रेपुटेशन मैनेज करी जा रही है और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो भी ऑनलाइन रिव्यूज़ आ रहे हैं उनको, और ऑनलाइन क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं। टूल्स जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लॉग्स, न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्रेस रूम्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, SEO बेस्ड कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है। फ़ायदा इसका ये होता है कि ये क्रेडिबिलिटी बढ़ा देता है और आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा देता है और आप लार्ज ऑडियंस के साथ इंगेज कर सकते हो और इमीडिएटली आपको फीडबैक मिल जाता है। कमी यही है कि यहाँ पर नेगेटिव कमेंट जो है बहुत जल्दी फैल जाते हैं और आपको कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आती है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट कंपनी का वो डिजिटल होम होता है जो सबसे ज़्यादा एक एसेंशियल IMC टूल है, यानी यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज के बारे में। खासियतें ये होती हैं कि यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है और यहाँ इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी बहुत सारे सर्च के, फिल्टर्स के और फॉर्म्स के ऑप्शन होते हैं। ई-कॉमर्स की कैपेबिलिटी होती है और 24/7 अवेलेबल होता है और कस्टमर सर्विस फीचर्स होते हैं जैसे चैट बॉट, FAQs वगैरह होते हैं।
रोल्स इसका ये है आईएमसी के अंदर की ये सेंट्रल हब है सारी डिजिटल कैंपेनिंग का। ये एसईओ, एसईएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग सबको इंटीग्रेट कर देता है और ये कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी को इंश्योर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फ़ायदा ये है कि ग्लोबल रीच है, कॉस्ट बहुत कम लगती है, इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कमी यही है कि इसको आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ेगा और अगर डिज़ाइन आपका बेकार हुआ तो लोगों का आप पर भरोसा भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके ब्लॉग्स और व्लॉग्स होते हैं। ये जो है हमें अलाउ करते हैं ब्रांड को कि वो अपनी डिटेल्स को, वैल्यूएबल और एजुकेशनल कंटेंट्स को शेयर कर सकें। ब्लॉग्स वो रिटर्न कंटेंट होता है जो कि रेगुलरली वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया जाता है। मीन इसका पर्पज़ यही होता है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करना, एसईओ रैंकिंग को बढ़ाना और ब्रांड एक्सपर्टीज़ बढ़ाना। एग्जांपल ये होगा कि आर्टिकल्स अपलोड करना, हाउ टू गाइड्स बना दो, इंडस्ट्री इनसाइट दे दो, ये ब्लॉग्स का पार्ट होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे व्लॉग्स। व्लॉग्स जो होते हैं वही ब्लॉग्स होते हैं बट वीडियो की फॉर्म में होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स पर डाले जाते हैं जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। पर्पज़ इसका यही होता है कि विजुअली इंगेज करो अपने कस्टमर्स को और आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड कनेक्शन बनाओ और अपने रियल प्रोडक्ट की यूजेज दिखाओ। फ़ायदे इसके ब्लॉग्स और व्लॉग्स के यही होंगे कि भरोसा बढ़ाते हैं, विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बनाते हैं आपका, यानी कि ये एवरग्रीन कॉन्टेक्ट होता है, कंटेंट होता है। कमी यही होती है कि इसके लिए आपको टाइम भी चाहिए और क्रिएटिविटी भी चाहिए और इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मोबाइल मार्केटिंग। यहाँ पर जो आएगा आपकी इंक्लूड होंगी जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके स्मार्टफोन और टैबलेट से रिलेटेड होती हैं मार्केटिंग की, वो मोबाइल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। फॉर्म्स जो होती हैं आपकी मोबाइल मार्केटिंग, सबसे पहले होती है एसएमएस मार्केटिंग। जो आपके पास प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं वो एसएमएस मार्केटिंग का पार्ट होते हैं। ऐप बेस्ड मार्केटिंग होती है, जो नोटिफिकेशंस आती हैं, इन ऐप एड्स आते हैं, वो ऐप बेस्ड मार्केटिंग होते हैं। लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग होती है, ये जो ऑफर होती है बेस्ड ऑन जीपीएस होती है आपकी, जीपीएस के बेस पर आपको ऑफर मिलते हैं। मोबाइल सर्च एड्स होते हैं, यानी कि जो आपने गूगल सर्चेस किए होंगे उससे रिलेटेड आपको एड्स आने लगेंगे। क्यूआर कोड की कैंपेनिंग्स भी होती हैं। ये सब चीज़ें मोबाइल मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। फ़ायदा यही है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं, इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है, ओपन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और सूटेबल होता है ये लोकल टारगेटिंग के लिए। कमी यही होती है कि प्राइवेसी कंसर्न होता है और अगर ओवर यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से इरिटेशन भी हो सकती है और छोटे स्क्रीन साइज़ होने की वजह से मैसेज की लिमिट जो है आपकी कम हो सकती है। नेक्स्ट आती है आपकी ईमेल मार्केटिंग। जब आप इस प्रमोशनल या फिर इंफॉर्मेटिव मैसेज भेजते हो ईमेल के थ्रू तो उसको हम ईमेल मार्केटिंग बोलेंगे। अलग अलग टाइप की आपकी ईमेल मार्केटिंग होती है, जैसे प्रमोशनल ईमेल्स भेजे जाते हैं जिसमें आप डिस्काउंट, सीजनल ऑफर और न्यू लॉन्चेस के बारे में बताते हो। दूसरे ट्रांजैक्शन ईमेल्स भेजे जाते हैं जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है या फिर शिपिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट आता है तो उसको ट्रांजैक्शनल ईमेल भेजा जाता है। न्यूज़लेटर ईमेल भेजे जाते हैं जब किसी बारे में अपडेट देना हो, आर्टिकल पब्लिश करना हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड टिप देनी हो तो न्यूज़लेटर ईमेल सेंड किए जाते हैं। फ़ायदा इसका यही होता है कि कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा मेजरेबल होते हैं, पर्सनलाइज मैसेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है और सूटेबल होता है रीमार्केटिंग करने के लिए और कस्टमर रिटेंशन को बढ़ाने के लिए। कमी यही है कि ईमेल्स बहुत सारे स्पैम में भी चले जाते हैं और हो सकता है प्रमोशनल ईमेल देखकर लोग इग्नोर कर दें और आपको गुड कंटेंट चाहिए इसके अंदर अपने कस्टमर की अटेंशन को अट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट आती है आपकी वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग का मतलब होता है जब आप ऐसा कंटेंट बनाते हो जो एकदम से फैल जाता है इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि वायरस फैल जाता है, ठीक है ना। तो आइडिया इसका यही है कि जो है लोग जानबूझकर जो है कंटेंट शेयर करते हैं क्योंकि वो या तो एंटरटेनिंग होता है या फिर इमोशनल होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती हैं वायरल कंटेंट की कि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग या फिर इमोशनल अपील होती है कि बहुत ज़्यादा फ़नी होगा या बहुत ज़्यादा शॉकिंग या बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा और लोग ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग उसको शेयर करेंगे और ये शॉर्ट और बहुत सिंपल होगा और सोशल नेटवर्क्स के ऊपर रिलाई करेगा। एग्जांपल जैसे मीम्स बनाना, ट्रेंड एंड चैलेंजेस का चलना, शॉर्ट वायरल वीडियोस बनाना, इन्फ्लुएंसर लीड वायरल कैंपेनिंग चलाना, कॉन्टेस्ट करना जहाँ पर लोग आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ़ायदे यही होंगे कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉस्ट कम होती है, रीच जो है बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कमी यही होगी यहाँ पर आपको मुश्किल है सक्सेस प्रेडिक्ट करना, हो सकता है कुछ वायरल हो जाए, हो सकता है ना हो, और अगर नेगेटिव कंटेंट बना दिया हो सकता है वो भी वायरल हो जाए और यहाँ पर कन्वर्जन की कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है वीडियो तो वायरल हो जाए बट आपसे लोग चीज़ें फिर भी ना खरीदें। तो रोल्स क्या होता है हमारे डिजिटल टूल्स के आईएमसी के अंदर, तो डिजिटल टूल्स जो होते हैं वो मजबूत करते हैं हमारी आईएमसी को। कैसे कि एक तो ये करते हैं वो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बना के रखते हैं कस्टमर्स के साथ, रियल टाइम फीडबैक देते हैं और हाईली टारगेटेड कम्युनिकेशन करते हैं और ट्रेडिशनल मीडिया को सपोर्ट करते हैं और इंटीग्रेटेड ब्रांड एक्सपीरियंस बनाने में मदद करते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस, वो जो हमारी कैंपेनिंग है उसकी रेगुलरली जो है
परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में लोग ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, स्मार्टफोन पर, सोशल मीडिया पर, वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर और वेबसाइट्स के ऊपर। अब फैक्टर अफेक्टिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स समझते हैं, यानी कि जब आप ऐसा आईएमसी मिक्स डिज़ाइन करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप कितना एम्फेसिस पुट कर रहे हो हर कम्युनिकेशन टूल के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, पीआर पर, पर्सनल सेलिंग पर, सेल्स प्रमोशनल पर, डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इन सब चीज़ों पर कितना एम्फेसिस आप कर रहे हो। तो ये जो आपका डिसीजन होता है ये बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। तो समझते हैं, सबसे पहली बात आती है इसके अंदर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कि कंज्यूमर को बेचना है आपको या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है आपका। कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे सोप, स्नैक्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मास कम्युनिकेशन करना। तो इसके लिए आप एडवर्टाइजिंग करोगे, सोशल मीडिया करोगे और सेल्स प्रमोशन करोगे। और अगर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जैसे कि मशीन्स है, इक्विपमेंट है, तो उसके लिए आप पर्सनल कम्युनिकेशन करोगे, यानी पर्सनली लोगों को भेजोगे, ट्रेड फेयर्स में जाओगे, टेक्निकल प्रेजेंटेशन करोगे। और टेंजिबल और इनटेंजिबल का भी फ़र्क होता है। अगर आपके टेंजिबल गुड हैं तो आप उसके अच्छे से विजुअल्स बनाओ, एड्स बनाओ, वीडियोस बनाओ। और अगर इंटेंजिबल सर्विसेज हैं तो उसके लिए भरोसा चाहिए, उसके लिए आप पीआर क्रिएट करो, पर्सनल सेलिंग करो, टेस्टिमोनियल्स लगाओ, ठीक है। और नेक्स्ट आती है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, पीएलसी स्टेज बोला जाता है, यानी कि ये जो हर स्टेज होता है हमारे पीएलसी का, उसके लिए अलग अलग कम्युनिकेशन टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन स्टेज है आपकी प्रोडक्ट का, तो आपको अपनी अवेयरनेस फैलानी है, तो आप जो है क्या करोगे, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करोगे, पीआर लाओगे, डिजिटल बज़ लाओगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स दोगे। और अगर ग्रोथ स्टेज पर है तो आप जो है प्रेफरेंस बिल्ड करोगे, यानी कि आप एडवर्टाइजिंग करोगे, ब्रांड बिल्डिंग करोगे और सेल्स प्रमोशन करोगे। और अगर मैच्योरिटी पर पहुंच गया तो अब आपको अपने मार्केट शेयर को बचा कर रखना है, तो उसके लिए आप लॉयल्टी प्रोग्राम करोगे, लोगों को डिस्काउंट दोगे, कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग करोगे। और अगर डिक्लाइन स्टेज पे चल रहा है तो आपको जो है लोगों को बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है आपका बिजनेस रुक सकता है और आप यहाँ पर मिनिमल प्रमोशन करोगे और सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग करोगे। अब नेक्स्ट आती है हमारे टारगेट ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसकी हमें क्या क्या चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आप डेमोग्राफिक देखो, उनकी एज, इनकम, एजुकेशन। इसकी वजह से भी हमारी मीडिया चॉइस चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, यूथ को आपको बेचनी है चीज़ें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, और अगर आपके कंज्यूमर बूढ़े लोग हैं तो न्यूज़पेपर और टीवी का इस्तेमाल करो। साइकोग्राफिक, यानी उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, पर्सनैलिटी क्या है कस्टमर्स का, और इंटरेस्ट क्या है। अगर फिटनेस वाली ऑडियंस है तो उनके लिए इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब एड्स चलाओ। और ज्योग्राफिकल एरिया, यानी अगर लोकल मार्केट में बेचना है तो लोकल न्यूज़पेपर में, रेडियो में, आउटडोर एड्स चलाओ। और अगर ग्लोबल मार्केट में बेचना है तो डिजिटल मार्केटिंग करो, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग करो। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट यही होता है यहाँ पर। हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, तो उसके लिए ब्रोशर बनाओ, पर्सनल सेलिंग करो। और अगर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट हैं तो उनके लिए इमोशनल एड्स बनाओ, कैची मैसेजेस बनाओ, रिमाइंडर्स बनाओ रेगुलरली, ठीक है। और बजट अवेलेबिलिटी, यानी बजट जो है ये डिसाइड करता है कि मिक्स और इंटेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, यानी अगर आपका बजट बड़ा है तो हाई क्वालिटी एडवर्टाइजिंग की वीडियो बनाओ, ठीक है, हाई क्वालिटी एडवर्टाइजिंग करो और सेलिब्रिटी से ऐड करवाओ और बहुत बड़ी बड़ी कैंपेनिंग करो, ठीक है। और अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप कॉस्ट इफेक्टिव टूल का इस्तेमाल करो, जैसे सोशल मीडिया का, पीआर का, ईमेल मार्केटिंग का। और अगर ट्रेड ऑफ्स है, यानी कि आपको डिसाइड करना है रीच और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में, पेड वर्सेस अर्न मीडिया के बीच में, तो उसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चूज़ करना है। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ द मार्केट, कि बी टू सी मार्केट है अगर आपकी, तो यानी कि आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा उनकी नीड्स डाइवर्सिफाई हैं, तो आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन भी करना पड़ेगा। और अगर बी टू बी मार्केट है तो समझ लीजिए आपके स्पेशलाइज्ड बायर हैं, तो उनके लिए पर्सनल सेलिंग करके, ट्रेड शोज करके और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके काम चल सकता है। और अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आपको बहुत सारी हैवी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करने के लिए, कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें बिकेंगी, अदरवाइज नहीं बिकने वाली हैं। और मार्केट साइज़ और लोकेशन पर भी ये चीज़ डिपेंड होती है। अगर आपकी स्मॉल मार्केट है या फिर लोकल मार्केट है तो आप रेडियो या फिर लोकल इवेंट के थ्रू भी प्रमोशन कर सकते हो। और अगर ग्लोबल मार्केट में बेचना है तो डिजिटल आईएमसी टूल्स का इस्तेमाल करो, कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करो। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है फर्म की, यानी कि जो आईएमसी मिक्स है वो जो है ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, यानी कि जितनी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपका। एडवर्टाइजिंग, पीआर, स्टोरी टेलिंग,
कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज का मेन फोकस होता है प्राइस प्रमोशन के ऊपर, सेल्स प्रमोशन के ऊपर और कॉस्ट एफिशिएंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर। और नेक्स्ट होती है हमारी टारगेटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि इसके अंदर अगर मास मार्केटिंग करनी है तो मास मीडिया एड्स चलाओ, नीश मार्केटिंग करनी है तो डायरेक्ट मार्केटिंग करो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, ईमेल मार्केटिंग करो। और मैसेज रिक्वायरमेंट, यानी कि नेचर क्या होता है मैसेज का, जो इन्फ्लुएंस करते हैं टूल्स के सिलेक्शन को। अगर आपके मैसेजेस कॉम्प्लेक्स हैं तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जिसके लिए आप ब्रोशर बना सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, वेबिनार्स बना सकते हो। और अगर सिंपल मैसेज है तो आप सोशल मीडिया एड्स, बिलबोर्ड, टीवी एड्स, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर इमोशनल वर्सेस रैशनल अपील है, अगर इमोशनल अपील है तो टीवी का, डिजिटल वीडियोस का, और अगर रैशनल अपील है तो प्रिंट एड्स का, डिटेल कंटेंट का और पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल करो। मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि चॉइस ऑफ टूल्स क्या होती है, ये मीडिया की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर रीच, अगर टीवी या फिर डिजिटल टूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रीच आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हो गई फ्रीक्वेंसी, यानी सोशल मीडिया अलाउ करता है रिपीटेड एक्सपोजर लो कॉस्ट के ऊपर। ठीक है। सिलेक्टिविटी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग और ईमेल जो होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं टारगेटेड कम्युनिकेशन करने के लिए। कॉस्ट, अगर हाई कॉस्ट है तो आप टीवी पर ऐड चलाओ, प्रिंट ऐड चलाओ, लो कॉस्ट है तो डिजिटल ईमेल या फिर पीआर भी कर सकते हो। नाइन्थ आता है आपका कॉम्पिटिटर्स आईएमसी स्ट्रेटजीज, यानी कंपनीज जो हैं कभी कभी आईएमसी बनाती हैं अपनी अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर को मैच करने के लिए। अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के अंदर पैसा लगा रहा है तो कंपनी भी उनको देख रेख में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाने लग जाती है। डिफ्रेंसिएशन, आप जो है अपना अलग टूल्स इस्तेमाल करो, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, एक्सपेरिएंशियल मार्केटिंग करो, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखो, आप उस जैसा ना दिखो। नेक्स्ट आता है आपका लीगल और एथिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर एडवर्टाइजिंग की रेगुलेशन भी होती हैं, जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, अल्कोहल, टोबैको वगैरह, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग पर रुकावटें भी होती हैं बहुत सारी। दूसरे एथिकल इश्यूज भी होते हैं कि मिसलीडिंग एड्स ना दो, फेक क्लेम ना करो कि हमारे प्रोडक्ट से ऐसा हो जाएगा, डिसेप्टिव प्रमोशन ना करो कि जिससे लोगों को धोखाधड़ी में ना डालो। तो आईएमसी जो है, आईएमसी को सारी लीगल गाइडलाइंस को भी फॉलो करनी पड़ती हैं, अगर नहीं करती तो पेनल्टीज भी लग सकती हैं और साथ साथ भरोसा भी खो सकते हैं वो लोगों का। और नेक्स्ट आती है हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के अंदर आते हैं सबसे पहले कंपनी का साइज़ क्या है, जितनी बड़ी फर्म होगी उतना बड़ा बजट, उतने ज़्यादा चैनल, जितनी छोटी फर्म उतनी ही सिलेक्टिव आईएमसी टूल्स का इस्तेमाल करेगी। एक्सपर्टीज़, यानी फर्म जिसके अंदर इन हाउस मार्केटिंग टीम्स होती हैं वो डिजिटल और एडवर्टाइजिंग पर हैविली रिलाई करते हैं ज़्यादातर। और अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज, यानी अगर स्किल्ड पर्सनल है, टेक्नोलॉजी अच्छी, एजेंसी सपोर्ट है तो आपका जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बिकेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि जो कंपनीज हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को, सोशल मीडिया को और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को। आज के टाइम में मार्केटिंग ऑटोमेशन किया जा रहा है, यानी ईमेल वर्क फ्लो हो रहा है, कस्टमर ट्रैकिंग हो रही है, सीआर सिस्टम जो हो रहा है हमारे आईएमसी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल एनालिटिक्स, तो टूल जितने भी होते हैं हमारे जैसे गूगल एनालिटिक्स वगैरह, वो हमें मॉनिटर करने में मदद करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और आईएमसी मिक्स हमारे चेक करने में हमारी मदद करते हैं। अब कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस हमने देखा था, ये तो ये जो हर कम्युनिकेशन टूल होता है वो हर स्टेज को सपोर्ट करता है। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो गई तो आप एड्स चलाओ, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। फिर इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा तो आप वेबसाइट शो करो, उसको कंटेंट मार्केटिंग करो। और जब उसको कंपेयर करना है, वैल्यूएशन करना है तो आप रिव्यू डालो, कंपैरिजन डालो, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करो। परचेज पर जब आए तो वो सेल्स प्रमोशन करो, पर्सनल सेलिंग करो। और पोस्ट परचेज के बाद उसको ईमेल्स भेजते रहो, रेगुलर कस्टमर सर्विस देते रहो, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते रहो उसके साथ। अब नेचर क्या होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, सबसे पहले इसके अंदर आते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जब ऑनलाइन चीज़ें बेची जाती हैं, यानी जितनी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एड्स, ईमेल मार्केटिंग और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होंगी हमारी। और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे रिटेलर्स आते हैं, जैसे इन स्टोर प्रमोशन किया जा रहा है, ट्रेड प्रमोशन किया जा रहा है, पीओपी डिस्प्लेज लगाई जा रही हैं। तो ये सब था हमारे यूनिट नंबर 3 के अंदर। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर तो मत ही जाया करो तो ज़्यादा बेहतर है। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं, 150 रुपीज़ के नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। आप जाओ, नोट्स परचेज़ करो और बने रहो बस आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 के साथ, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका लास्ट यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन।
यूनिट नंबर 4। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करना है फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। ठीक है, लास्ट यूनिट है। अब नेक्स्ट जो भी आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, मैं उस पर आपकी वीडियो बना दूंगा। तो अभी है आपका वैल्यू प्रपोजिशन एंड अपील। अब मतलब समझते हैं वैल्यू प्रपोजिशन का। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब ये होता है कोर प्रॉमिस, यानी एक सच्चा प्रॉमिस दैट अ ब्रांड मेक टू इट्स टारगेट कस्टमर, यानी एक ऐसा वादा जो एक ब्रांड अपने कस्टमर से करती है। ठीक है ना, उससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि कोई भी इंसान जो है वो हमारे प्रोडक्ट को क्यों चूज करेगा दूसरों के, मतलब मार्केट में और भी ऑप्शन अवेलेबल है बट वो हमारा प्रोडक्ट क्यों चूज़ करेगा। तो हम कुछ ना कुछ वादा उनसे ऐसा करती हैं ब्रांड्स, जिसकी वजह से कस्टमर जो है उनके प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्लियरली ये बात बताई जाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी खासियतें क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसको लेने के फ़ायदे क्या हैं और वो ख़रीदने से कि आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन के, सबसे पहले ये है कि सबसे पहले आप अपनी टारगेट देखो, टारगेट ऑडियंस देखो कि आप किसके लिए मैसेज बनाना चाह रहे हो। फिर आप उसके अंदर अपने बेनिफिट बताओ कि हमारे प्रोडक्ट को लेने के ये बेनिफिट है, कि कस्टमर्स को क्या मिलेंगे, फंक्शनल, इमोशनल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको बताओ। फिर अपने आप को यूनिक दिखाओ कि आप और अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर क्यों हो। फिर उस चीज़ का प्रूफ भी दो, सपोर्ट में कुछ चीज़ बोलो। आप उनको एविडेंस दिखाओ कि ये टेस्टिमोनियल है, रिसर्च सर्टिफिकेशन है जो कि ये दिखाता है कि हम सबसे अलग हैं। फॉर एग्जांपल कोलगेट जो है वो आपको कंप्लीट ओरल प्रोटेक्शन को बोलता है कि हम आपको कंप्लीट ओरल प्रोटेक्शन देते हैं, एडवांस जो हम किल टेक्नोलॉजी देते हैं ताकि जो है आपके दांत मजबूत बने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैल्यू प्रपोजिशन होंगी। अब अलग अलग टाइप की आपकी वैल्यू प्रपोजिशन होती है, जैसे फंक्शनल वैल्यू प्रपोजिशन, इसका मेन फोकस होता है यूजफुलनेस पर, परफॉर्मेंस पर और प्रैक्टिकल बेनिफिट के ऊपर। एग्जांपल की हमारे प्रोडक्ट की स्पीड बहुत तेज़ है, ड्यूरेबिलिटी है, बैटरी लाइफ अच्छी है, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल वैल्यू प्रपोजिशन। और दूसरी होती है हमारी इमोशनल वैल्यू प्रपोजिशन, जब आप फीलिंग्स के ऊपर, एस्पिरेशन पर, प्राइड पर, स्टेटस पर, सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हो। जैसे कि हमारी ब्रांड लग्जरी है, जिससे जो है आप ये बोलते हो कि हमारी ब्रांड लग्जरी है, जिससे कस्टमर को ये फील होता है कि वो प्रीमियम प्रोडक्ट है ये वाले। और सोशल वैल्यू प्रपोजिशन, इससे सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती है, बिलोंगिंग बढ़ती है, रिकॉग्निशन बढ़ाओ, यानी कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मतलब दिखाओ कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिससे कस्टमर समझे कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। इकोनॉमिक वैल्यू प्रपोजिशन करो, यानी कि कॉस्ट सेविंग दिखाओ, अफोर्डेबिलिटी दिखाओ, डिस्काउंट दिखाओ, जैसे बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर देना, या फिर ये चीज़ बोलना कि हम बेस्ट प्राइस देते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग अपील। अपील का मतलब होता है कि क्या मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कस्टमर के इमोशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसके सोचने के तरीके को और उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको हम अपील बोलते हैं। अलग अलग टाइप की अपील होती हैं, जैसे इमोशनल अपील, यानी कि जब ये जो होती हैं ये ह्यूमन फीलिंग्स को जो है ब्रांड रिकॉल के साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे लव एंड रोमांस अपील दिखाई जाती है परफ्यूम्स के साथ, चॉकलेट्स के साथ। फियर अपील दिखाई जाती है इंश्योरेंस के साथ, हेल्थ प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर वगैरह। ह्यूमर अपील दिखाई जाती है चिप्स के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, इनके लिए फनी एड्स बनाए जाते हैं। प्राइड या स्टेटस दिखाया जाता है, प्राइड या स्टेटस अपील दिखाई जाती है लग्जरी कार्स के लिए, वॉचेस के लिए, प्रीमियम गैजेट्स के लिए। ठीक है, तो ये इमोशनल अपील हो गई। सिक्योरिटी अपील दिखाई जाती है बैंक के लिए, इंश्योरेंस के लिए, होम सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। फिर नेक्स्ट आती है हमारी रैशनल अपील। ये जो है ये हाईलाइट करती है हमारे लॉजिकल और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को। ये जो यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हमारा कंज्यूमर जो है चीज़ों को कंपेयर करता है, जिसको खरीदने से पहले, ऐसी चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो रैशनल अपील होती है। जैसे कि प्राइस अपील आ गई, क्वालिटी अपील आ गई, परफॉर्मेंस अपील आ गई, ड्यूरेबिलिटी अपील आ गई, सेफ्टी अपील आ गई। जैसे कि अगर आप ये रेफ्रिजरेटर खरीदते हो तो आप 40% बचा लोगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मोरल या फिर सोशल अपील। ये जो है इनकरेज करती है हमारी एथिकल या फिर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत के ऐड आ रहा है, एंटी प्लास्टिक कैंपेन चल रही है, रोड सेफ्टी के एड्स आ रहा है। ये मोरल सोशल अपील्स होती हैं हमारी। सेलिब्रिटी अपील होती है, यानी कि जब आप फिल्म स्टार्स का, एथलीट्स का, इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करते हो ताकि आपके कस्टमर्स की अटेंशन अट्रैक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज स्ट्रक्चर। मैसेज स्ट्रक्चर एक तरीका होता है प्रमोशनल मैसेज को डिज़ाइन करने का, अरेंज करने का और उसको
प्रेजेंट करने का, ताकि जो है ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। ठीक है ना, ये हमारे इस चीज़ से डील करता है कि मैसेज को किस तरीके से कन्वे किया जा रहा है। तो की कंपोनेंट जो होते हैं मैसेज स्ट्रक्चर के, सबसे पहला तो ये होता है मैसेज का ऑर्डर, यानी कि सीक्वेंस क्या है जिसके अंदर हमें पॉइंट को प्रेजेंट करना है। जैसे कि जो पहला आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो उसको सबसे पहले रखो, इसको हम प्राइमरी इफेक्ट बोलते हैं। ये तब यूज़फुल होता है जब आपका मैसेज शॉर्ट है और उसका आपको हाई इम्पैक्ट दिखाना हो। और या फिर आप एक दूसरा तरीका ये होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो लास्ट में रखो, जिसको रीसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि जब आपकी जो ऑडियंस है वो फुल अटेंशन दे रही है एंड तक, तब तो ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लास्ट जो है तब तो फ़ायदेमंद है, अदरवाइज नहीं फ़ायदेमंद ही है। और एक आता है हमारे वन साइडेड वर्सेस टू साइडेड मैसेज। वन साइडेड मैसेज जो होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव फीचर दिखाते हैं, ये हमारे लॉयल कस्टमर्स के लिए वन साइडेड मैसेज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे टू साइडेड मैसेज, ये कमियां भी दिखाते हैं और फ़ायदे भी दिखाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाते हैं। इससे जो है भरोसा बढ़ता है और स्केप्टिज्म जो है कम होता है वो। और इस ये जो है तब यूज़ किए जाते हैं जब हमारी ऑडियंस जो होती है पढ़ी लिखी होती है, और जब वो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले वो अल्टरनेटिव देखती है, अच्छे से चीज़ें देखती है, फिर खरीदती है। तो ये हमारे होते हैं टू साइडेड मैसेज। नेक्स्ट होता है हमारा कंक्लूजन ड्राइंग। एक तो होता है हमारा कंक्लूजन ड्राइंग के अंदर एक्सप्लिसिट कंक्लूजन, यानी कि यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली बोल रहे हो, यानी मार्केटर डायरेक्टली बोल रहा है कि इसको हमारे प्रोडक्ट को ले जाओ, जैसे कि बाय नाउ लिखा हुआ होता है, वो होता है हमारा एक्सप्लिसिट कंक्लूजन। एक होता है हमारा इम्प्लिसिट कंक्लूजन, यानी कि यहाँ पर जब ऑडियंस अपने कंक्लूजन पर खुद आ जाती है, यानी कि जब आपके कस्टमर एजुकेटेड हैं, ठीक है, जिनको पर आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ नहीं थोप सकते, तो उनका कंक्लूजन क्या कहलाया जाएगा, इम्प्लिसिट कंक्लूजन। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज फॉर्मेट, कि मैसेज दिखना कैसा चाहिए और साउंड कैसा करना चाहिए। तो उसके अंदर आपकी एक हेडलाइन होनी चाहिए, कलर्स अच्छे होने चाहिए, विजुअल्स अच्छे होने चाहिए, टोन अच्छी होनी चाहिए, लेआउट अच्छा बना होना चाहिए और एक टैगलाइन भी होनी चाहिए। तो एक अच्छा फॉर्मेट जो होता है उससे जो है कस्टमर अपनी अटेंशन देते हैं, रिटेंशन देते हैं और हमारी ब्रांड इमेज अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा मैसेज का स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है किस क्रिएटिव वे से हम मैसेज को पहुंचा रहे हैं, यानी कि जैसे कि एग्जांपल स्लाइस ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल, साइंटिफिक एविडेंस दो, टेस्टिमोनियल दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेशन दो। तो मैसेज के अंदर स्टाइल होना चाहिए कुछ। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज का सोर्स। मैसेज का सोर्स का मतलब ये होता है कि वो पर्सन या फिर वो एंटिटी जो मैसेज को पहुंचा रही है, यानी कि जितना भरोसेमंद जो होगा सोर्स होगा उतनी ही ऑडियंस विश्वास करेगी और मैसेज के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है ना। अब अलग अलग टाइप के मैसेज के सोर्स हो सकते हैं। तो आपका सेलिब्रिटी सोर्स हो सकता है कि आप किसी एक्टर को ले लो, एथलीट को ले लो, इन्फ्लुएंसर को ले लो। फ़ायदे ये होते हैं कि अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर एस्पिरेशन मिलती है और फास्ट रिकॉल होता है। रिस्क ये होता है अगर वो सेलिब्रिटी किसी स्कैंडल में फंस गया तो आपकी ब्रांड इमेज भी ख़राब हो जाएगी। एक्सपर्ट सोर्स, यानी कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियंस होते हैं, इनको दिखाओ आप, यानी कि जब आपके टेक्निकल या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर या टेक्नीशियन को दिखा सकते हो। कंपनी स्पोक पर्सन, यानी कि जो आपका ब्रांड एम्बेसडर है या फिर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको दिखाओ। या फिर ऑर्डिनरी कस्टमर, यानी कि जिसको यूज़र जनरेटेड बोला जाता है, यानी कि जो रियल कस्टमर हैं जो कि अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा रिलेटेबल और भरोसेमंद होता है। अब क्वालिटी क्या होती है इफेक्टिव मैसेज सोर्स की? सबसे पहले तो ये है क्रेडिबिलिटी, यानी कि ऑडियंस को उस इंसान पर भरोसा होना चाहिए। यानी कि क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि वो इंसान जो होता है उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और भरोसे लायक होना चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए उस इंसान के अंदर। दूसरा अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए, यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी हो, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो और उसके अंदर फेमिलियरिटी हो। यानी कि अट्रैक्टिव सोर्स जो होता है उससे अटेंशन भी बढ़ती है और इमोशनल कनेक्शन भी बढ़ता है लोगों का। नेक्स्ट है कि पावर होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा सोर्स जिसके पास अथॉरिटी है या फिर कंट्रोल है, वो ऑडियंस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना, जैसे कि पुलिस दिखा दी या फिर गवर्नमेंट दिखा दी सेफ्टी कैंपेन के अंदर, तो जो आप पावर शो कर रहे हो। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पर्सनल एंड नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल के अंदर जो आते हैं, यानी कि जब आप डायरेक्ट या फिर फेस टू फेस या वन टू वन इंटरेक्शन कर रहे हो, उसको पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल बोलेंगे। अब अलग अलग टाइप के हमारे पर्सनल चैनल होते हैं, जैसे जब सेल्स पर्सन कस्टमर से डायरेक्ट बात करते हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग या फिर घर घर जाके चीज़ें बेचना, वो सेल्स पर्सन टू कस्टमर होता है। नेक्स्ट होता है कस्टमर टू कस्टमर, जब वर्ड ऑफ माउथ चल रही है, यानी कि मैंने दूसरे इंसान को बताया, उसने भी खरीद लिया, रिकमेंड कर दिया मैंने, तो उसको कस्टमर टू कस्टमर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेल पर्सन टू ग्रुप, यानी कि जब शोरूम के अंदर, प्रेजेंटेशंस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर चीज़ें बेची जाती हैं, उसको सेल्स पर्सन टू ग्रुप कहेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय टू कस्टमर, जब कस्टमर सपोर्ट के द्वारा कोई चीज़ खरीदता है या फिर हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव की वजह से कोई इंसान प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसको एम्प्लॉय टू कस्टमर बोलेंगे। फ़ायदे इसके ये होते हैं, कस्टमाइजेबल होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, यहाँ पर फीडबैक आपको जल्दी मिल जाता है, भरोसा बढ़ता है और रिलेशनशिप बढ़ता है। कमी यही है कि महंगा है,
टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा और इसके लिए स्किल्ड स्टाफ भी आपको चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल। जब आपको मास कम्युनिकेशन करनी होती है, जब आपको डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता, तब नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे आप एडवर्टाइजिंग मीडिया का इस्तेमाल करो, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउटडोर, बिलबोर्ड, डिजिटल एड्स, या फिर सेल प्रमोशन कराओ, कूपन दो, डिस्काउंट दो, कॉन्टेस्ट कराओ, लॉयल्टी पॉइंट्स दो, फ्री सैंपल दो, पब्लिक रिलेशन बनाओ यानी प्रेस रिलीज करो, इवेंट्स करो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, स्पॉन्सरशिप करो, डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो ईमेल, एसएमएस के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, कैटलॉग्स के थ्रू। तो डिफरेंस यही होता है पर्सनल एंड नॉन पर्सनल चैनल के बीच में। पर्सनल में इंटरेक्शन हाई होती है, नॉन पर्सनल में लो होती है। कॉस्ट पर्सनल में हाई होती है, नॉन पर्सनल में लो होती है। फीडबैक जो होता है पर्सनल में इमीडिएट मिलता है, नॉन पर्सनल में थोड़ा डिले होता है। रीच जो होती है पर्सनल की लिमिटेड होती है, नॉन पर्सनल की मास ऑडियंस की होती है। पर्सनलाइजेशन पर्सनल में बहुत ज़्यादा हाई होता है, नॉन पर्सनल में कम होता है। तो मीडिया सिलेक्शन अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो ऑब्जेक्टिव एंड शेड्यूलिंग समझेंगे। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर जो है आप एक करेक्ट मीडिया प्लेटफॉर्म का भी चूज करते हो, या फिर टाइमिंग भी चूज करते हो कि आपको किस मीडिया के थ्रू किस टाइम पर जो है मैसेज को पहुंचाना है। जो मीडिया सिलेक्शन आपको ये बताता है कि जो है जो राइट मैसेज है वो राइट ऑडियंस के पास पहुंचे और राइट टाइम पर पहुंचे और राइट फ्रीक्वेंसी के साथ पहुंचे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मीडिया सिलेक्शन जो है ये चीज़ इंश्योर करता है हमारी। अब मीडिया सिलेक्शन का मतलब होता है जब आप एक अच्छी मीडिया या फिर मीडिया मिक्स का इस्तेमाल करते हो अपने प्रमोशनल मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाने का। यानी इसके अंदर आप ये चीज़ डिसाइड करोगे कि कौन सी मीडिया आपको चूज़ करनी है, टीवी के थ्रू करना है, रेडियो के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, प्रिंट, आउटडोर, सोशल मीडिया, किसके थ्रू करना है, और हर अगर अलग अलग सोर्सेज के थ्रू करना है तो कितना बजट किसको देना है, और कौन से चैनल या फिर प्लेटफॉर्म को हमको चूज़ करना है, और उस मैसेज की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए कि कितनी बार वो मैसेज पहुंचना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं मीडिया सिलेक्शन के अंदर कि सबसे पहला टू रीच द टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली, यानी कि टारगेट ऑडियंस के पास अच्छे से जाए। यानी कि पहला एम हमारे यही होता है कि जो मैसेज जाए ना वो राइट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक जाए जो ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट खरीदें है। ठीक है, तो अलग अलग ऑडियंस जो है अलग अलग मीडिया प्रेफर करती है, जैसे यूथ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा है, फैमिलीज टीवी पर ज़्यादा है, डिजिटल एड्स पर ज़्यादा, और प्रोफेशनल लिंक्डइन और बिजनेस न्यूज़पेपर पर ज़्यादा है। और दूसरा ये है एक्सपोजर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको देखें, हम हमारे मैसेज को सुने। यानी कि आप ऐसा मीडिया चुनो जहाँ पर आपकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। यानी कि एक ब्रांड जो है वो ये चूज़ करती है आईपीएल एड्स को, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग जो है उस मैसेज को देख रहे होते हैं उनके। और तीसरा होता है कॉस्ट एफिशिएंसी बनाओ, यानी कि हर ब्रांड का लिमिटेड बजट होता है, तो ये मीडिया का प्लान जो है ये इंश्योर कराता है कि उनकी वेस्टेज कम हो, मैक्सिमम आउटपुट उनका मिले, और लो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन उनको मिल जाए, जिनको सीपीएम बोला जाता है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मीडिया को प्रोडक्ट नेचर के साथ मैच करो, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए अलग अलग मीडिया की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए आप इंस्टाग्राम टीवी पर ऐड कराओ, ऑटोमोबाइल्स के लिए मैगजीन टीवी यूट्यूब पर, हाउस होल्ड आइटम के लिए लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, रिटेल प्रमोशन के अंदर कराओ। नेक्स्ट आता है आपका कि आपके जो क्रिएटिव मैसेज स्ट्रेटजी है वो उसको भी सपोर्ट करे, यानी कि कुछ कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर विजुअल्स की, साउंड की और डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो जो मीडिया होती है वो इस क्रिएटिव आइडिया को भी सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे अगर डेमोन्स्ट्रेशन है तो टीवी या यूट्यूब पर दिखाओ, इमोशनल स्टोरी है तो टीवी या डिजिटल वीडियो बनाओ, अर्जेंट ऑफर कोई देनी है तो एसएमएस या फिर मोबाइल एड्स के थ्रू आप दे सकते हो। नेक्स्ट आता है जब आपको रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी अचीव करनी हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कितनी बार जो है एक इंसान उस मैसेज को देखेगा। ठीक है ना, कुछ कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो उसको बार बार देखने की ज़रूरत होती है, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी भी बनानी चाहिए जिससे उसका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो, आपकी चीज़ खरीदा है। और नेक्स्ट है आपकी ब्रांड इमेज अच्छी हो। मीडिया जो होती हैं जैसे टीवी, मैगजीन, स्पॉन्सरशिप, ये जो है आपकी ब्रांड इमेज को अच्छा करती हैं। नेक्स्ट ये है आपका आईसीएम को सपोर्ट मिले। आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव हो वो ये इंश्योर करे कि जो कंसिस्टेंसी है मैसेज की वो मल्टीपल मीडिया पर सेम हो, क्लियर मैसेज हो, यूनिफाइड ब्रांड वॉइस और हार्मोनाइज्ड कम्युनिकेशन हो हमारी। अब फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मीडिया सिलेक्शन को, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, हमारा बजट कितना है, मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी रीच कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, मैसेज के अंदर रिक्वायरमेंट क्या डालनी है, कॉम्पिटिटर किस मीडिया स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है, टाइमिंग क्या डालनी है, हमारे मैसेज की सीजनैलिटी क्या होनी चाहिए, और हमारी अभी फिलहाल ब्रांड इमेज कैसी है और हमें कैसी करनी है। तो नेक्स्ट आता है हमारा मीडिया स्केड्यूलिंग। मीडिया स्केड्यूलिंग का मतलब ये होता है जब आप प्लानिंग करते हो टाइमिंग की और प्लेसमेंट की, एडवर्टीजमेंट की, ठीक है ना, कि इस टाइम पर हमारा मैसेज
यहाँ पर दिखाया जाएगा। यानी यहाँ पर आपकी ये बात होती है कि कब आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा, कितनी देर आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा और कितनी बार जो है वो एडवर्टाइजमेंट आएगा बार बार, ठीक है ना। इससे जो है आप अपना बजट ऑप्टिमाइज़ करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कस्टमर इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करते हो। तो ऑब्जेक्टिव यही होते हैं मीडिया स्केड्यूलिंग के कि आप ये इंश्योर करो कि जो इंश्योर करो ऑप्टिमम एक्सपोजर ओवर टाइम। यानी स्केड्यूलिंग जो है वो ये इंश्योर करे कि ऑडियंस जो है वो रेगुलरली हमारा ऐड देखती रहे, ठीक है, और ज़्यादा गैप्स ना हो उसके बीच में, वेस्टेज ना हो मीडिया बजट की कि जो एड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर नहीं खरीदना चाहते ऑफ सीज़न में आप उसके ऐड दिखा रहे हो, एसी के ऐड दिखा रहे हो आप सर्दियों के अंदर, ठीक है ना। तो आप ऐसे जो है मिनिमाइज़ करो वेस्टेज को, यानी कि अपने एड्स को ध्यान से लगाओ और उस हिसाब से करो काम, वेस्टेज अवॉइड करो। और आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो टाइमिंग के साथ मैच होनी चाहिए कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के। यानी कि जो है कंज्यूमर अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे ख़रीदता है, तो आप इस तरीके से मैसेज अपने एड्स को स्केड्यूल करो कि जैसे वो कि फेस्टिवल पर दिखाया जाए या फिर उस चीज़ के सीज़न पर दिखाया जाए, मंथ एंड सैलरी जब मिलती है तब दिखाया जाए, स्कूल के एडमिशन के टाइम पर दिखाया जाए, हॉलीडेज़ के टाइम पर दिखाया जाए। और आप कंटिन्यूटी को इंश्योर करो कि ठीक है ना, कि ब्रांड प्रेजेंस की कंटिन्यू, यानी कि जो आपकी ब्रांड है वो लोगों की नज़रों में बार बार आनी चाहिए। तो आप एक ऐसा रिमाइंडर बनाते रहो कि लोग जो हैं आपके उस मैसेज को रेगुलरली देखते रहें। और आप कैंपेनिंग गोल को एफिशिएंटली अचीव करो, यानी कि गोल चाहे अवेयरनेस के बारे में हो, सेल्स के बारे में हो, ब्रांड रिकॉल के बारे में हो, स्केड्यूलिंग के बारे में हो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी। अब अलग अलग टाइप की मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी कंटिन्यूस स्केड्यूलिंग, यानी कि जब एडवर्टाइजमेंट आपका यूनिफॉर्मली चलता रहता है पूरे साल भर। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके प्रोडक्ट जो होते हैं स्टेडी रहते हैं ईयर अराउंड के अंदर, जैसे ग्रोसरी आइटम, शैम्पू, टूथपेस्ट, बैंकिंग सर्विसेज के फ़ायदे ये होते हैं कि कांस्टेंट रिमाइंडर रहता है कस्टमर्स को और आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है और आपके डेली यूज़ के प्रोडक्ट के लिए जो है ये बेस्ट रहता है। नेक्स्ट आती है आपकी फ्लाइटिंग या फिर बर्स्ट स्केड्यूलिंग जिसको कहते हैं। यानी यहाँ पर एडवर्टाइजिंग जो है वो रेगुलरली आते रहते हैं, यानी कि जो है पीरियड ऑफ इंटेंस ड्राइविंग फॉलोड बाय पीरियड ऑफ नो एडवर्टाइजिंग। ये यानी कि जब आप ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी डिमांड जो है सीजनल हो, जैसे कि वुलन क्लोथ्स की, एसी की, दिवाली स्वीट्स की, अम्ब्रेला की, स्कूल बैग्स की। इसके फ़ायदे ये होते हैं आपके बजट को बचाता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है बाइंग पीरियड के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपकी पल्सिंग स्केड्यूलिंग, यानी कि जब कॉम्बिनेशन होता है कंटिन्यूस और फ्लाइटिंग का, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कंटिन्यूस एंड फ्लाइटिंग का। यहाँ पर बेस लेवल एडवर्टाइजिंग जो है वो पूरे साल भर चलती रहती है और हैवियर एडवर्टाइजिंग चलती है पीक पीरियड्स के ऊपर। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर और सीजनल डिमांड उसकी दोनों हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, स्नैक, डिओड्रेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फ़ायदा इसका ये होगा कि ये बैलेंस अप्रोच है और आपकी ब्रांड पूरे साल लोगों को दिखती रहेगी और आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी हाई डिमांड सीजन के टाइम पे। नेक्स्ट आती है हमारी सीजनल स्केड्यूलिंग, यानी एड्स जो चलाए जाते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक सीजन के अंदर चलाए जाते हैं जब आपकी डिमांड बढ़ रही हो। फॉर एग्जांपल सनस्क्रीन के समर में चला रहे हो, इलेक्ट्रिक हीटर के विंटर में चला रहे हो, रेनकोट के मानसून के अंदर चला रहे हो। नेक्स्ट आती है हमारी ओकेजनल स्केड्यूलिंग। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब फेस्टिवल्स हों, स्पेशल इवेंट्स हों, स्पोर्ट्स इवेंट हों, हॉलीडेज़ हों, जैसे मदर डे की कैंपेनिंग करना। अब फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारी मीडिया स्केड्यूलिंग को, कि हमारे कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर क्या है, कि कब हमारा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है, कंपटीशन कितना है, सीज़न कौन सा है जिसमें वो हमारा प्रोडक्ट बिकता है, कैंपेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा बजट कितना है, मैसेज कितना कॉम्प्लेक्स है, और हम मीडिया हैबिट्स क्या है हमारे टारगेट ऑडियंस की, कि कौन सी मीडिया पर वो चीज़ें देखते हैं। तो फ़र्क ये है हमारे मीडिया सिलेक्शन और मीडिया स्केड्यूलिंग का। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस मीडिया को चूज़ करना है और यहाँ पर ये देखते हैं कि कब और कैसे जो है उसका यूज़ करना है। फोकस यहाँ पर होता है प्लेटफॉर्म चूज़ करने पर, यहाँ पर टाइमिंग कितनी होनी चाहिए और कितनी बार रिपीट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ होता है कि राइट ऑडियंस तक मैसेज पहुँच जाए और यहाँ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैक्सिमाइज हो जाए इम्पैक्ट टाइमिंग के साथ। एग्जाम्पल क्या होगा मीडिया सिलेक्शन के, टीवी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में से आप चूज़ कर रहे हो। मीडिया स्केड्यूलिंग के ये होगा कि कंटिन्यूस, फ्लाइटिंग और पल्सिंग, जो कि हमने ऊपर तीनों देखे वो इसके पार्ट होंगे हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आईएमसी। तो मेजरिंग आईएमसी परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जब आप चेक करते हो कि जो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे गोल्स को अचीव कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। यानी ये मार्केटर को ये बताता है कि कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है और किस चीज़ को हमें ठीक करना चाहिए। तो आईएमसी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब यही होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसमें आप मॉनिटर करते हो, असेस करते हो और इंटरप्रेट करते हो कि इफेक्टिवनेस कितनी है। जो हमने प्रमोशनल कैंपेन चलाई थी अलग अलग टूल्स के ऊपर,
तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी आ रही कि हमने एडवर्टाइजिंग करी थी, सेल्स प्रमोशन करा था, पीआर करी थी, डिजिटल मार्केटिंग करी थी, पर्सनल सेलिंग करी थी, डायरेक्ट मार्केटिंग करी थी, तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो मेन एम यहाँ पर ये होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कि जो आईएमसी की स्ट्रेटजी है उसके थ्रू जो हमारा रिजल्ट गया है, तो हाँ, उन लोगों की अवेयरनेस कितनी बड़ी, रीच कितनी बड़ी, इंगेजमेंट कितनी आई, सेल्स कितनी बड़ी, ब्रांड रिकॉल कितना बड़ा, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं। तो मेजरिंग आईएमसी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो आपने बजट लगाया था उसका एफिशिएंट यूज़ हुआ है या फिर नहीं, कि जो मार्केटिंग बजट आपका लिमिटेड होता है और आप ये चेक करो कि आपका पैसा सही जगह पर लगाया जा रहा है या फिर नहीं लगाया जा रहा। दूसरी बात यह है, आप सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो। आपको ये चीज़ समझने में मदद मिलेगी कि कौन से प्लेटफॉर्म या फिर कौन सा मैसेज सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, और इससे आपकी फ्यूचर कैंपेन अच्छी होंगी। यानी कि आप अपनी करंट कैंपेन से समझो और फिर जो भी नेक्स्ट आईएमसी प्लान बनाओ तो उसको और अच्छा बनाओ। नेक्स्ट ये है कि आपके जो प्रोग्रेस है ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड वो कितनी हुई, कि ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी या नहीं बढ़ी, सेल्स बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी। आपको डिसीजन मेकिंग करने में भी मदद करता है। यानी कि मैनेजर जो हैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको आगे चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, या फिर किस आईएमसी एक्टिविटी को रोक देना चाहिए। इससे जो है अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर रिजल्ट जाते हैं स्टेक होल्डर के पास, मैनेजमेंट के पास और इन्वेस्टर्स के पास रिजल्ट जाते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं हमारे मेजरिंग करने में आईएमसी परफॉर्मेंस को? सबसे पहले तो आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करो, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करो। इवेल्युएट करने से पहले आप ये चीज़ चेक करो कि आपको क्या चीज़ अचीव करनी है, कितने टाइम में करनी है और किस टूल्स के थ्रू करनी है। फॉर एग्जांपल, हमें ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है 20% से, सोशल मीडिया इंगेजमेंट बढ़ानी है 30% से, या फिर 5 लाख वेबसाइट विजिट चाहिए हमें। फिर उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चुनो। केपीआईज जो होते हैं वो मेजरेबल इंडिकेटर होते हैं हमारे सक्सेस के। जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए आप रीच देखो कितनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी देखो, टीआरपी चाहिए कि जीआरपी कितनी चाहिए, एड रिकॉल कितनी होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये देखो कि इंप्रेशन कितना होना चाहिए, सीटीआर कितना होना चाहिए, एंगेजमेंट रेट क्या होना चाहिए, कन्वर्जन रेट क्या होना चाहिए, कॉस्ट पर क्लिक क्या होना चाहिए। और सेल्स प्रमोशन के अंदर देखो कि कूपन रिडीम कितने हुए, सेल्स वॉल्यूम कितनी बढ़ी, स्टोर का फुटफॉल कितना बढ़ा। पीआर के लिए ये देखो कि मीडिया मेंशन कितने बड़े, सेंटिमेंट एनालिसिस करो और प्रेस की कवरेज देखो। पर्सनल सेलिंग के अंदर आप देखो कि कितनी लीड्स जनरेट हुई, सेल्स कितनी हमने करी और कितना कस्टमर्स के फीडबैक आए। नेक्स्ट चीज़ जो आप करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। जो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो सर्वेस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, वेब एनालिटिक्स के थ्रू, सोशल मीडिया इनसाइट के थ्रू, सेल्स रिपोर्ट के थ्रू, रिटेल ऑडिट्स के थ्रू और फीडबैक फॉर्म के थ्रू करा जाता है। फिर उसके बाद रिजल्ट को एनालाइज करो, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करो कि प्लान करा था हमने 10,000 नए इंस्टाग्राम फॉलोवर का, बट हो गया 14,500 का। तो जो हमारी परफॉर्मेंस हुई है तो जितनी सोची थी उससे अच्छी हुई है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करो, डिसीजन मेकिंग करो, यानी कि डिटेल रिपोर्ट बनाओ कि क्या चीज़ काम करी, क्या चीज़ काम नहीं करी और क्या चीज़ जो है हमें चेंज करनी चाहिए। तो जो मैनेजर्स है वो ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर आईएमसी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद यूनिट। आपका ये इसके तो पूरे हो गए। हम जो भी आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको उस सब्जेक्ट पर वीडियो मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।